तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हमारे साथ है मिस्टर अमरजीत, जो हमारे परम मित्र है और हमारे साथ ही जिन्होंने मास्टर्स और बैचलर्स और अपना मास्टर्स भी किया है। अभी करंटली वो यूएस में पीएचडी कर रहे हैं और वो अपने डिपार्टमेंट के गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुके हैं। तो आज हम उनसे उनकी इस जर्नी के बारे में पूरी जानकारी लेंगे और उनसे कुछ इंटरेस्टिंग सवाल पूछेंगे कि जिससे आप सभी को उनके स्ट्रगल के बारे में पता चल सके और आपको भी अपने हायर एजुकेशन में कैसे आगे बढ़ना है, इसलिए वो सब देख के आपको भी कुछ हेल्प हो सके। चलो, इंटर मिस्टर आलोक रंजन, जो स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चन पूछेंगे अमरजीत से और उसके बाद फिर दूसरे इंटरव्यूअर है हम और बाद में हम चालू करेंगे इंटरव्यू के क्वेश्चन पूछने। तो आलोक आप शुरू कर सकते हैं आपके क्वेश्चंस। हम्म, सबसे पहले नमस्कार सभी को और नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। और क्या बोले कि जनरली क्या होता है कि यहाँ पे जैसे यूपी बिहार जो गांव है, झारखंड है, तो ये सब जो स्टेट्स है, यहाँ पे लोगों का एक सपना रहता है कि सरकारी नौकरी लेना है और बढ़िया से पैसा वैसा कमाना है या फिर आईएएस बनना, आईएएस वाईएएस बनना है। लेकिन गांव में रह के कोई ऐसा नहीं सोचता है कि उसको रिसर्च में जाना है और उस समय तक ये भी नहीं पता होता है कि ये जो जर्नी है बहुत लंबा होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको अमरजीत को बधाई देना चाहेंगे कि यूएस में बहुत अच्छे यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहे हैं, इनको पीएचडी पोजीशन मिला है इसके लिए। और तो हम चाहेंगे आज की कुछ ऐसे ऐसे सवाल करें जिससे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं गांव में, चाहे कहीं गांव में या फिर कहीं भी स्टूडेंट्स होते हैं, उनके मन में जो सवाल होते हैं उनके जवाब मिल जाए। ठीक है, और गांव के लोगों को प्रेरणा मिले आगे चलने का और कुछ मतलब पढ़ाई करने का। तो हम जानना चाहेंगे आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, थोड़ा पहले का जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है उसके बारे में, शुरुआत के एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में। तो मैं पहले स्टार्ट करता हूँ मैं अपना फैमिली बैकग्राउंड। मैं एक बहुत छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ जो बिहार में है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा फैसिलिटी नहीं है, तो मतलब एक स्कूल है जो बहुत पहले था, जो मिडिल स्कूल बोलते हैं, जहाँ पे लोग जाते थे पढ़ने के लिए, वो सरकारी स्कूल था। और हमारा अगर कुछ भी, इवन हमारे यहाँ कुछ मार्केट वार्केट भी नहीं होते हैं। और हम लोग अगर कुछ सामान वामान लेना भी होता है तो हम दूर 5-6 किलोमीटर एक शहर छोटा सा है, इस सिटी टाइप बोल सकते हो, जहाँ पे थोड़े घर उर हैं, थोड़े सड़क वड़क अच्छे हैं, तो वहाँ पे हम लोग जनरली जाते हैं, जो कि हिलसा है, जो नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है बिहार का। तो मैं एक छोटे से गांव कपसियामा से बिलोंग करता हूँ, जो कि उतना डेवलप मैं नहीं बोलता हूँ, ना भी है। और मैं अपने फैमिली के बारे में बोलूँ तो मैं एक बहुत छोटे से गरीब परिवार से आता हूँ। तो मेरे पिताजी हैं, वो एक मज़दूर भी बोल सकते हो, जैसे वो टाइल्स के मिस्त्री हैं, तो वो टाइल्स लगाते हैं। तो उसमें उतना इनकम मैं नहीं कह सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा है, पर इतना है कि एक गरीब घर के आदमी सरवाइव कर सकता है। तो मेरे पिताजी, अगर उनको अगर डेली जॉब मिलेगा तो लेटेस्ट उनकी 500 के आसपास उनको रुपए कमाते हैं। और जो मेरी माँ है वो एक हाउसवाइफ है। तो उन उन वो घर में ही रहती है, लेकिन जब सीज़न होता है किसी खेती उती का, तो दूसरे के खेत में जा कर के धान काटना या और भी जो मज़दूरी के छोटे छोटे काम होते हैं वो जनरली करती है। और हमारे पास ना तो लैंड होल्डिंग है, हमारे पास कुछ ज़मीन उमीन भी नहीं है। हमारे पास एक छोटा सा घर है, उसी में हम लोग रहते हैं। और बाकी हमारे पिताजी पटना में जा कर के किराए के घर में रह कर के टाइल्स के मिस्त्री वाले काम करते हैं। और हमारे जो माँ है वो मोस्टली हाउसवाइफ और मज़दूरी का काम करती है, अगर सीजन के अनुसार पे। और हमारे माता पिता दोनों में से कोई भी पढ़े नहीं है, कभी उनको चांस नहीं मिला कि वो स्कूल जा सके, या थोड़े अपॉर्चुनिटी जैसे मिलते हैं ना लोगों को पढ़ने के लिए, तो उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिला। वो बचपन से ही थोड़े गरीब परिवार से थे और उनके ऊपर जिम्मेदारियाँ था, तो वो लोग यानी बचपन से ही अपना मजदूरी और ये सब में ज़्यादा व्यस्त हो गए एज़ कम्पेयर टू पढ़ाई वढ़ाई करने में। तो जिसके कारण से मेरा जो फैमिली था वो
इकोनॉमिकली भी बहुत वीकर था और साथ साथ में एजुकेशनल बैकग्राउंड भी बहुत वीकर था। और ये दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट होता है अगर आप लाइफ में अच्छा करना चाहते हो तो। अगर आपके फैमिली एजुकेशनल बैकग्राउंड से है तो वो लोग थोड़े आपको एक पाथ देते हैं कि हाँ, या इवन आप जब घर पे होते हो तो वो लोग आपको पढ़ाते हैं कैसे होमवर्क करना है, या बहुत सारी चीज़ें में हेल्प करते हैं, तुम्हें पाथ गाइड करते हैं कि कैसे तुम्हें आगे के लिए पढ़ने हैं, या जैसे कौन सा स्कूल में जाना है, क्या क्या तुम्हें पढ़ना है, क्या लेना है, आगे क्या करना है। तो हमारे फैमिली में को ना तो कोई पढ़े लिखे हुए होते थे, और हमारे माता पिता तो बिल्कुल ही नहीं थे। तो मेरा जो इनिशियल एजुकेशन था, तो मुझे लगता है मेरे पिता जो का एक एहसास हो गया था, क्योंकि वो खुद नहीं पढ़े लिखे थे, तो उन्हें ये लगा कि अगर ज़िंदगी यानी जनरेशन में अगर किसी को कुछ अच्छा करना है तो पढ़ाई ही एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है जिससे कि कोई कुछ कर सकता है। तो मुझे लगता है कि मेरे पिताजी ने बहुत स्टार्टिंग से ही बहुत इन्वेस्टमेंट जो बोलते हैं, या बोलिए कि बहुत अपने सैलरी में से चंक ऑफ मनी काट करके मुझे यानी बचपन से ही पढ़ाना स्टार्ट किए थे। तो जो मेरा बचपन था वो तो सिंपल जो गांव के लोग होते हैं, खेलने कूदने और यही सब में व्यस्त होते हैं, और बाकी जो आसपास के छोटे स्कूल्स होते हैं, या एक जो टीचर बोलते हैं, या कोई कहीं पे पढ़ा उड़ा रहा है तो वहीं पे आप जा करके पढ़ लेते हो। मान लो 20-30 रुपया देते हो महीने का, या 100 रुपया देते हो महीने का। जब मैं पढ़ता था तो शायद 30 रुपये महीने लगते थे, तो डिपेंडिंग ऑन के, क्योंकि मैं बहुत, अगर 20 साल पहले या 15 साल पहले कंपेयर करोगे तो बहुत कम अमाउंट था तो हम लोग बहुत कम पे पढ़ रहे थे। तो जैसे कि मैं स्टार्टिंग में 1 2 3 साल जो बोलते हो, जो कि यानी दूसरे जगह नर्सरी या LKG या किंडरगार्टन ये सब बोलते हैं, लेकिन जो हमारा था, हमारे तरफ तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आप किसी के यहाँ गए, बस कोई भी है वो थोड़ा आपको पढ़ाने उढ़ाने में थोड़ा हेल्प करते थे। और जो मेरे एक चाचा थे, वो थोड़ा कुछ पढ़े लिखे थे, तो वो जब मैं घर आता था तो कभी कभी वो मुझे पढ़ा देते थे। और फिर उसके बाद में यानी जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, मान लीजिए 5-6 साल का हो गया था, उससे ज़्यादा ही शायद, तब यानी मेरे पिताजी ने जो मैं बोला एक छोटा सा टाउन है हिलसा, वहाँ पे एक इंग्लिश मीडियम का स्कूल में लिखा दिए। वो बोलते हैं प्राइवेट स्कूल था, आप बोल सकते हो इंग्लिश मीडियम था, पर जब आप उस टाइप के जगह पे जाते हो तो कुछ इंग्लिश नहीं होता है। आपको सारा चीज़ें इंग्लिश हिंदी में पढ़ाया जाता है। मतलब ओके हाँ, इसका ये है, और सब उसका अर्थ जो भी होता है इंग्लिश का वो हिंदी में पढ़ाते हैं। इवन जो भी पढ़ा रहे हो, तो मैं मोस्टली एक छोटा सा स्कूल था वहाँ पे, वहीं पे मोस्टली 5th स्टैंडर्ड तक पढ़ा था। फिर उसके बाद में जब मेरा 5th स्टैंडर्ड हो गया, तो फिर यानी क्योंकि मैं एक बहुत एक जब तक 5th स्टैंडर्ड हो जाते हो तो आप समझदार हो जाते हो, थोड़े आप बड़े हो जाते हो। तो चूंकि मैं गांव में था और मेरा पढ़ाई वढ़ाई भी उतना अच्छा से नहीं हो पा रहा था, क्योंकि अगर आप गांव में हो तो आपके ऐसे दोस्त होते हैं, आप समझते हो उस माहौल में हो जहाँ पे एडुकेशन किसी को मालूम नहीं, पढ़ना लिखना कुछ नहीं, बस ये है कि खेलो कूदो या कहीं पे जाकर कुछ काम उम करो। जैसे अगर मान ले कि मेरे जो दादाजी खेती उती कर रहे हैं, तो जैसे पढ़ना लिखना उतना कुछ नहीं है, तुम जाओ उन जैसे खेती काट उठ रहे हैं तो तुम थोड़ा धान जा करके काट दो, या बोझा ढो दो, या ये सब करो। और नहीं तो तुम्हारे दोस्त हैं उनके साथ चले जाओ, चलो आज गुल्ली डंडा खेलते हैं, चलो आज बैट गेंद खेलते हैं, या कुछ और खेलते हैं, चिकी उकी, या कुछ और भी जो डिफरेंट डिफरेंट गेम होते हैं, या जो भी करना है करते रहो। तो अगर आप उस माहौल में होते हो जहाँ पे कुछ पढ़ाई लिखाई का ये नहीं होता है, घर से भी उतना प्रेशर नहीं होता है, क्योंकि उनको भी उतना एक्सपेक्टेशन नहीं होता है कि हमारा लड़का बहुत पढ़े लिखे, क्योंकि उन लोग को भी उतना एजुकेशन के बारे में नहीं मालूम होता। तो तुम उस माहौल में था कि उतना कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं हो रहा पा रहा था। तो मेरे पिताजी ने क्या किया कि चूँकि मैं बड़ा हो गया था, तो उन्होंने सोचा कि अब इसको हॉस्टल भेजा जाए, ताकि ये गांव के दोस्तों से थोड़ा दूर हो जाएगा, तो शायद अपने पढ़ाई वढ़ाई में थोड़ा फोकस वोकस कर पाएगा। तो मैं 5th के बाद में हॉस्टल में चला गया, तो थोड़ा दूर था। क्योंकि अगर आप पास में हॉस्टल में रहते हो, गांव में क्या होता है कि हॉस्टल सब तोड़ ताड़ के या फान उन के घर भाग जाते हैं। अगर अगर आप पास में रख दिए तो उन्हें रूट मालूम होता है, रास्ता उस्ता, वो ऐसे ही भाग उग जाते हैं। तो उन्होंने थोड़ा दूर रखा ताकि भाग ना सके लड़का किसी कारण से। तो मैं वहाँ पे था 2 ढाई साल, फिर बाद में मैं गांव में आ गया। क्योंकि अब जब 2 ढाई 3 साल वहाँ पे था तो मुझे बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गया था कि कैसे पढ़ना है, कैसे चीज़ें करना है, और मेरे अंदर थोड़ा ये समझदारी भी हो गया था उस समय तक
कि अगर मुझे आगे कुछ करना है, क्योंकि मेरे पास ना तो जनरेशनल वेल्थ थी और ना ही मेरे यानी जो फादर्स थे या ये लोग कुछ अच्छे चीज़ें कर रहे थे जो बाद में मान लें कि मैं बिजनेस टेक ओवर कर लूँगा, इवन ना भी उतना कुछ पढ़ूँ तो भी। तो ऐसा था कि आप दो चीज़ें कर सकते थे। आप नहीं पढ़ो, आप अपने पिताजी जैसा यानी मतलब कि मजदूरी करो, या गांव में जो खेती होती जो मजदूर टाइप के करते हैं। अगर मेरा ज़मीन भी होता तो मैं मान लेता कि हाँ आप बिना पढ़े लिखे हुए हो तो अपना ज़मीन में खेती उती करके थोड़ा पैसे उसे कमा सकते। तो ना हमारे पास लैंड होल्डिंग था तो कि हम खेती वहाँ पे कर सकते थे, और ना ही मेरे पास उतना जनरेशनल वेल्थ था। तो एक ही ऑप्शन था कि आप पढ़ो लिखो और सरकारी नौकरी देखो, क्योंकि हमारे तरफ यही है कि अगर आप छोटे बैकग्राउंड से हो, गांव से हो या इस तरफ से हो, तो आपको एक ही ऑप्शन है कि आप अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो और कोई भी सरकारी नौकरी चाहे कितना भी हो, चपरासी का हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे कोई भी जॉब हो, अगर आपको लग गया तो आपके पूरे फैमिली या आगे आने वाले जनरेशन का बहुत भला हो जाएगा। तो मुझे एक छोटा सा एहसास हो गया था कि मुझे पढ़ना है, तो मैं थोड़ा वो 2-3 साल में भी, चूँकि मैं हॉस्टल में रह रहा था तो दोस्तों से बहुत दूर था, पर फिर भी आप हॉस्टल में रहते हो तो हॉस्टल में अपने दोस्त बनाते हो। पर थोड़ा मैं पढ़ाई वढ़ाई पे भी ध्यान दे रहा था। मैं ऐसा नहीं बोलता कि मैं हमेशा पढ़ ही रहा था। जब आप हॉस्टल लाइफ में रहते हो, आप सेम ही एज में रहते हो, तो आप समझते हो सबका अपना अपना ये होता है। तो फिर मैं उसके बाद में जब मैं यहाँ पे आया तो फिर मैं बोर्ड में चला गया। तो इस बार क्या हुआ कि मैं यानी सीबीएसई में एडमिशन लिया नाइन्थ, क्योंकि मैं एट्थ नहीं पढ़ा, शायद सेवन्थ के बाद ही मैं नाइन्थ में डायरेक्ट चला गया था, क्योंकि शायद मेरा अच्छा बैकग्राउंड था या मैं काफ़ी अच्छा कर रहा था, तो इसलिए उन्होंने डायरेक्ट मुझे नाइन में ले लिया। तो जब मैं नाइन्थ में गया तो नाइन्थ में चूँकि सीबीएसई में था तो मैं पढ़ाई वढ़ाई थोड़ा ध्यान वान दे रहा था। और चूँकि आप ये भी ऐसा नहीं कि मैं पूरा पढ़ ही रहा था, गांव में रहते हो तो आपके गांव वाले दोस्त होते हैं जो, आप गांव के दोस्त और शहर के दोस्त बहुत अलग होते हैं। शहर के दोस्त होते हैं जो कभी कभी आपको मिलते हैं, आप जब क्रिकेट खेलने जा रहे हो तो मिलते हैं, या किसी और चीज़ के लिए जा रहे हो तो मिलते हैं। लेकिन गांव वाले होते हैं कि आपके घर के पास ही होते हैं, और हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप इसके घर नहीं जा सकते हो, या कुछ टाइम होता है शाम को ही जाना ही ऐसा। जैसे मैं था, मैं यानी शायद मैं अगर जब भी गांव में था तो मैं मोस्ट ऑफ टाइम एक दोस्त था उसके घर पे ही रहता था, क्योंकि मेरा घर नहीं उतना अच्छा बना हुआ था। तो हमारा घर में थोड़ा ये था कि एक ही रूम था या दो ही रूम था, और वो भी अच्छे से बना होना नहीं हुआ था, तो मुझे पढ़ने उढ़ने में भी दिक्कत होता था। तो मैं क्या करता था कि उसके दोस्त के यहाँ रहता था, और उसका उसके यहाँ वो चार भाई था और सारे लड़के थे, तो मैं भी उन्हीं के साथ मिल माल के रहता था। और थोड़ा आप जब उन लोगों के साथ रहते हो तो थोड़ा अपना बकचोदी भी करते हो, मान ले कि कभी रात को हुआ शाम को हुआ तो चलो एक राउंड थोड़ा ताश खेल लेते हैं, थोड़ा टेंशन दूर करते हैं, या साथ में मूवी देखते हैं। और उस समय बहुत छोटा एक मोबाइल आया था, क्योंकि हमारा जो जनरेशन था वो एक ऐसा जनरेशन था जो बिना टेक्नोलॉजी से स्टार्ट किए हुए आप पहले नोकिया के मोबाइल में गए। फिर एक छोटा स्क्रीन आता था जिसमें आप यानी चिप जिसको बोलते थे, मेमोरी डाल करके जिसमें मूवी डाउनलोड करते थे 3 GB या ये सब कहीं से और इंस्टॉल करके। तो हम लोग साथ में वो छोटा एक मोबाइल होता था जिसका इतना ही छोटा स्क्रीन था, उसमें 3-4 लोग मिल करके थोड़ा एक कभी मूवी देख लिए, चलो हो गया एक दिन। तो इस तरह से बकचोदी वकचोदी होता था, और थोड़ा मैं पढ़ाई वढ़ाई पे भी ध्यान दे रहा था। तो नाइन्थ में मैं थोड़ा ठीक ठाक गया था, फिर टेंथ सीबीएसई से मैं दिया था। तो मेरे शायद ठीक ही मार्क्स थे मैं बोलूँगा, पता नहीं कैसे थे, पर उस समय मेरे 10 से जीपीए आए थे। तो पर किसी को मालूम नहीं था हमारा जो गांव था, या इवन क्योंकि किसी ने पहले सीबीएसई से एग्ज़ाम नहीं दिया था, तो किसी को ये वैल्यू ही नहीं मालूम था 10 सी जीपीए क्या मतलब मैक्सिमम आप 10 सी जीपीए ला सकते हो, और मैं मैक्सिमम ले आया। पर फिर भी मुझे वो पता नहीं चल रहा था कि आगे क्या करना है, क्योंकि उस मार्क्स का क्या करना है, कहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिल सकता है या क्या क्या चीज़ें हो सकते हैं। तो इतना जो था मेरा टेंथ तक मैं बोलूँगा सीबीएसई तक था, कि मतलब आप मोस्टली मैं प्राइवेट स्कूल में था, क्योंकि मेरे पिताजी बहुत इन्वेस्ट कर रहे थे मुझ में। यानी मेरी मेरे यानी मेरे मैं टोटल तीन यानी दो बहन और एक भाई हूँ। तो मेरी दोनों बहन सरकारी स्कूल में जाती थी और मैं प्राइवेट में जाता था। शायद मेरे पिताजी चाहते थे कि बेटा पढ़ेगा तो आगे कुछ करेगा, तो उन्होंने सारे पैसे मुझ में इन्वेस्ट कर दिया, या जो भी खर्च कर दिया। तो ना उन्होंने बहुत सेविंग वेविंग किया, क्योंकि अगर आप मान लिए कि उस समय तो और भी कम था, मान लिए कि 250 रुपये मिल रहे हो, और काफ़ी जंक 250 रुपये में, और पूरे 30 30 दिन थोड़े काम होते हैं।
आपका कभी फेस्टिवल हो गया तो छुट्टी हो गया, कभी काम ही नहीं है, क्योंकि उनका कुछ ऐसा सरकारी नौकरी नहीं है ना, या कुछ पर्टिकुलर जॉब टाइप है कि हर दिन आपको जॉब मिल रहा है। आप डेली टाइप मजदूर हो, कभी आपको जॉब मिलेगा कभी नहीं मिलेगा। तो उनके पास उतने पैसे नहीं थे, पर वो फिर भी मुझ में यानी खर्च उर्च कर रहे थे ताकि मैं प्राइवेट स्कूल में जाऊँ, थोड़ा अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई करूँ। तो इवन मैं हॉस्टल भी गया जहाँ पे थोड़े ज़्यादा पैसे लग रहे थे। तो मैं 2 ढाई साल हॉस्टल रहा, फिर घर पे आकर के फिर 9 10 सीबीएसई से किया था, जिसमें कि ठीक ठाक किया। फिर जब सीबीएसई, जब मेरा 10th हो गया तो मुझे ये मालूम नहीं था आगे क्या करना है। तो मैं सोचा कि आगे क्या करना है। तो आई डिसाइडेड कि अब तो कुछ करना पड़ेगा शायद। तो अ, मैं सोचा कि फिर से 10th का एग्ज़ाम देता हूँ इस बार बिहार बोर्ड से। अगर टॉप कर दूंगा बिहार बोर्ड तो सरकार शायद थोड़े यानी आपको फंड करेंगे यानी हायर स्टडी के लिए। शायद ये मेरे अंदर वो दिमाग में था, शायद किसी ने शायद पहले बोला होगा कि अगर आप बिहार बोर्ड टॉप करोगे तो गवर्नमेंट शायद फंड करेगी आपको हायर स्टडी के लिए। मान लिया अगर 12th करना है या कुछ और करना है, या स्कॉलरशिप आपको देगी। तो मैं इसी बहाने सोचा कि चलो थोड़े 10th कर लेता हूँ, ऐसे भी मुझे आगे का मालूम नहीं था क्या करना है क्या नहीं। तो मैं फिर बिहार बोर्ड से 10th किया। तो उस समय मुझे लगता है कि मेरा यानी ज़िंदगी का बहुत बुरा फेज़ लाइफ का था 1 ईयर, जब मैं 10th में था। तो चूंकि मैं सीबीएसई से बहुत अच्छा पढ़ लिख चुका था, तो मुझे बहुत सारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग था। तो मुझे ऐसा था कि अगर मैं थोड़े अच्छे से थोड़ा पढ़ लूँगा बिहार बोर्ड का, तो मैं एक अच्छा मार्क्स ले आऊँगा या इवन टॉप भी कर सकता हूँ। तो क्या हुआ कि अब मुझे उतना बहुत ये नहीं, पढ़ना नहीं था, क्योंकि मैं पहले ही बहुत पढ़ चुका था। तो मुझे ऐसा था, बस रिवीजन करना है या ऐसा करना है। तो मेरे पास बहुत खाली टाइम हो गया था। तो जब आपके पास खाली टाइम होते हो तो आप बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लोर करते हो। तो उस समय भी मैं थोड़ा अलग अलग चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा था जो कि नहीं करना चाहिए था। पर फिर लास्ट में मुझे एहसास हुआ कि ये सब जो बुरी आदतें हैं, शायद वो आपके चीज़ें में बहुत यानी ऑब्स्टेकल डाल रहा है और आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। तो जब मुझे एहसास हुआ, तब बस बिहार बोर्ड में बस शायद 20 दिन बचे हुए थे। तो फिर हमने डिसाइड किया कि नहीं, अब अगर घर पे रहे तो फिर से इसी कारण में पूरा डूब जाएगा। तो फिर मैं अपनी फुआ के पास चला गया था, और वहाँ पे समथिंग 20 दिन या 15 दिन के आसपास में मैं बिहार बोर्ड का जो सिलेबस था उसके अनुसार से पढ़ाई वढ़ाई अच्छे से किया, और फिर बाद में बिहार बोर्ड में एग्ज़ाम दिया। तो मैं बोलूँगा कि जो मैं सोचा था स्टार्टिंग में 10th में कि 10th करूँगा बिहार बोर्ड से टॉप करना है, वो तो नहीं कर पाया, पर एक गुड अमाउंट ऑफ मार्क्स आ गया था। मैं बोलूँगा उतना तो नहीं, पर ठीक अमाउंट ऑफ मार्क्स था। फिर उसके बाद में चूंकि मेरे 10th में काफ़ी अच्छे मार्क्स आ गए थे बिहार बोर्ड में, और स्पेशली इन 2 सब्जेक्ट मैथ्स एंड साइंस। मैथ्स में शायद मेरे 96 आए थे, और साइंस में 100 में 100 आए थे। तो इट्स लाइक कि 98% आपको साइंस और मैथ में आ गए थे। तो अगर आपको साइंस और मैथ में बहुत मार्क्स आ गए थे, तो क्या हुआ कि अब मुझे आगे का पढ़ना था कि 11 12, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ ऐसा नहीं है कि आपको आगे क्या करना है। हम लोग का ऐसा था कि आप 10th किए, 11 12 करना है, 11 12 के बाद सरकारी नौकरी की तैयारी करना है। तो आप मुझे लगा कि अगर मैं गांव से 11 12 करता हूँ, तो जो फेज़ मैं 10th में देखा था उसी तरह से पूरा 2 साल भी बर्बाद हो जाएगा, और 11 12 का तो मैं पढ़ा भी नहीं था, तो पूरा ही ख़त्म हो जाता, शायद मैं पास भी नहीं हो पाता। तो इसीलिए मैं, और मेरे पापा भी नहीं चाहते थे कि मैं गांव पे रहूं, क्योंकि मैं वो मुझे मालूम, उनको भी मालूम था कि मैं कुछ बुरी लत में पड़ गया हूँ, और गांव से तो पढ़ नहीं सकता हूँ। तो हमने थोड़ा पटना जा कर के डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग का एक्सप्लोर करना चालू किया कि यहाँ देखते हैं, अगर मान लिया 10 15 हज़ार में अगर कोई कोचिंग मिल जाता है जो सारे चीज़ पढ़ा सकते हैं, तो हम वहाँ पे कोचिंग में जा कर के पढ़ उड़ सकते हैं। और फिर बाद में 11 12 में थोड़ा अच्छा मार्क्स हो जाएगा, तो फिर जो सरकारी नौकरी होता है ग्रुप डी या कुछ और होता है, वो सब का थोड़ा अच्छा फाउंडेशन वंडेशन मिल जाएगा, और फिर वहीं से तैयारी वारी करना स्टार्ट करेंगे। तो जब मैं वहाँ पे गया तो जब मैं पटना गया तो बहुत सारा कोचिंग में एक्सप्लोर कर रहा था कि कहाँ पे एडमिशन लेना है। तो उसी टाइम में मैं यानी बहुत सारा कोचिंग में गया था, पर उस समय मुझे मालूम नहीं था कि आईआईटी या ये सब क्या होता है। मुझे ऐसा था कि मुझे अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाना है जो कि ठीक ठाक पढ़ा दें, और मैं 11 12 में अच्छे मार्क्स आ जाए। तो यही उद्देश्य से मैं पटना गया और डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग एक्सप्लोर कर रहा था।
तो जब मैं कोचिंग एक्सप्लोर कर रहा था तो मेरे पास एक ऑप्शन था कि वो आनंद कुमार का एक कोचिंग था। जैसे आनंद कुमार सुपर 30 भी चलाते हैं, उसके साथ साथ एक और एक्स्ट्रा कोचिंग चलाते हैं जहाँ से उनको पैसे आते हैं और वो पैसे वो इन्वेस्ट करते हैं सुपर 30 में। तो जो आप जो इनिशियल जो जो बोलते हैं ना, जो लार्जर बैच जिसमें कि जो आनंद कुमार जो पैसे लेकर के पढ़ाते थे, तो मैं उसमें भी आपको थोड़ा एग्ज़ाम लेते थे और उसमें शॉर्ट लिस्ट करते थे किसको लेना है। तो मैं उसमें एग्ज़ाम दिया, फिर एग्ज़ाम में थोड़ा अच्छे मार्क्स आए होंगे शायद, तो उन्होंने बोला कि आपको शायद 24,000 के आसपास लगेगा 2 साल के लिए। और तो लोगों को लगता है कि 24,000 बहुत अमाउंट नहीं है, पर 24,000 मेरे फैमिली के लिए सालों की कमाई है। मतलब 1 साल की कमाई है, अगर हम लोग सेव करेंगे 1 डेढ़ 2 साल तो जा कर के वो 20-24,000 हो पाता। तो इट्स लाइक कि आप बहुत बड़े अमाउंट ऑफ चंक अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें। तो 20-24,000 तो हम लोगों ने किसी तरीका से कर्जा वर्जा ये सब करके जुगाड़ लिया था 24,000 20,000 के आसपास में। पर उसी समय में और भी मैं डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग जा रहा था। कुछ कोचिंग में था वो बोल रहे थे कि लाख रुपया लगेगा, तो हमारे यहाँ तो लाख तो भाई ज़िंदगी में कभी हो भी नहीं सकता था। इट्स लाइक कि बहुत अनएक्सपेक्टेड है कि आप लाख रुपये कोचिंग में दो। और जैसे और भी दूसरे कोचिंग में गया तो 50 मांग रहे थे, 60 मांग रहे थे, कुछ इवन लाख से भी ज़्यादा मांग रहे थे। तो उसी समय में एक मेंटर्स नाम का कोचिंग था, उसमें एक ऑफर था कि अगर आपके मैथ्स और साइंस दोनों मिलाकर के अगर 95% से ऊपर होगा तो आप हमारे यहाँ आ सकते हो और हम आपको शायद 20 या 25 हज़ार जो उनका जो बोलते हैं ना एक्स्ट्रा खर्चे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, बुकलेट्स, बुक और जो डिफरेंट डिफरेंट जो मटेरियल प्रोवाइड करते हैं उसके खर्च बोल रहे थे। तो बोले कि 20,000 के आसपास लगेगा आपको और हम आपको फ्री में पढ़ाएंगे। तो जब मैं उनका मेन सेंटर गया एडमिशन के लिए पैसे उसे ले करके, तो बोले कि ऑफ़र तो ख़त्म हो गया क्योंकि हमारा सीट सारा फुल हो गया। तो जब सीट फिल हो गया तो अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा कि कैसे एडमिशन होगा तो उसमें, सो इट्स वेरी कंट्रोवर्शियल हो जाएगा मेरे लिए। तो किसी कारण से मैं थोड़ा एग्ज़ाम एग्ज़ाम दिया। फिर उसके बाद में उन्होंने शायद मेरा परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस और थोड़ा ये सब देखा और उन्हें लगा कि इसके अंदर टैलेंट है, इसने बोर्ड में थोड़ा अच्छे मार्क्स लाए हैं और साथ में क्या बोलते हैं बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स हैं और थोड़ा जो वो एग्ज़ाम लिए थे उस समय, जबकि बिना प्रिपेयर करके वो डायरेक्ट क्वेश्चन ये थे एग्ज़ाम लिए थे, उसमें मैं भी थोड़ा ठीक ठाक मार्क्स ले आया था। तो उन्हें लगा कि अगर ये इतना अच्छा कर चुका है तो शायद ये अच्छा करेगा, अगर हम इसको थोड़ा अच्छा एजुकेशन देंगे तो शायद अच्छा करेगा और हमारा पोस्टर बॉय बन सकता है, अच्छे रैंक लाएगा जेयू में। तो अगर ये पोस्टर बॉय बनेगा तो उसी अनुसार से उनका ज़्यादा बिजनेस होगा। तो यही सोच के शायद वो मुझे बहुत कम पैसे में एडमिट कर लिए, तो 20,000। तो अब मेरे पास ऑप्शन था कि आप आनंद कुमार यहाँ जाओ या मेंटोस में जाओ, जहाँ पे सेम ही अमाउंट लग रहा था दोनों जगह। तो चूंकि आनंद कुमार में ऐसा था कि कोई स्पेशलिस्ट उतने थे नहीं और उतना बड़ा कोचिंग नहीं था, और वहाँ पे आनंद ही कुमार थे जो ठीक पढ़ाते थे, तो लेटेस्ट में सिर्फ मैथ आपको अच्छे से आएगा और फिजिक्स और केमिस्ट्री और जो दूसरे दूसरे सब्जेक्ट थे उसमें उतना शायद नहीं हो पाता। तो मैं मेंटर्स में चला गया क्योंकि वो बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट था, उतना कुछ नहीं था। जब मैं मेंटर्स में गया तब मुझे पहली बार पता चला, अच्छा ये लोग तैयारी कराते हैं जेई का, और जो है वो एक आईआईटी जो कॉलेज होते हैं, मतलब कि आप 11 12 के बाद कॉलेज भी जा सकते हो। जैसे हमारे यहाँ था कि आप 11 12 करो बेसिक, जो आपका जो लोकल कॉलेज है, मान ले एसी कॉलेज हो गया या पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी है या ये सब जो बगल में ही है, मतलब जो कि आप जाओ यहाँ पे बस नाम लिखाओ, पढ़ना उखना कुछ नहीं है, बस आप अपना सरकारी नौकरी तैयारी करो, मस्त जिंदगी है, बस एग्जाम करने देने जाओ। यही मुझे नहीं मालूम था कि कॉलेज भी होता, आप कॉलेज भी जाते हो 11 12 के बाद। तो जब मैं जेई में जब वहाँ पे गया तो फिर मुझे पता चला, अच्छा ये आईआईटी का होता है और आईआईटी ये होता है। पर मुझे पहले से ही थोड़ा एक कॉर्नर था रिसर्च और साइंस को लेकर के, जिसमें मुझे दो चीज़ें बहुत पसंद थी, एक हिस्ट्री और दूसरी ज्योग्राफी। और हिस्ट्री में मुझे बहुत सारा चीज़ें, बहुत साइंटिस्ट और बहुत सारे रिसर्च ये सब की थोड़ी कहानियाँ भी पढ़ी थी, और बहुत सारे जो आप ये सब चीज़ें होते हो वो सब थोड़े पढ़ा था, तो थोड़ा यानी फैसिनेटिंग लगता है, जैसे आप न्यूटन की कहानियाँ पढ़ रहे हो या किसी और की कहानियाँ पढ़ रहे हो, और साइंस में भी वो लोग थोड़ा वो पढ़ा उड़े आप पढ़ते हो तो थोड़ा अच्छा लग रहा था। तो जब मैं वहाँ पे गया तो जेई का तो तैयारी कर दिया, क्योंकि हमारे यहाँ तो ऐसा था कि जो मिले वो अच्छा बोर्ड, क्योंकि अब वहाँ पे गया था तो ये तो अच्छा ठीक था कि वो थोड़ा अच्छे से पढ़ाएंगे तो बोर्ड में थोड़ा अच्छा हो जाएगा। तो मैं वहाँ पे गया, थोड़ा ठीक ठाक से पढ़ाई वढ़ाई किया, पर मेरा शायद
परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा, तो वो लोग जो इस बैच में मुझे एडमिट किए थे वहाँ से हटा करके डाउनग्रेड करके छोटे बैच में डाल दिए। शायद मेरा उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा था एग्ज़ाम एग्ज़ाम में, तो फर्स्ट ईयर के बाद थोड़े ख़राब बैच में था। पर पैसे उन लोगों ने बढ़ाया नहीं था, जो पैसे 20,000 ले लिए थे वो उसी पैसे में 2 सालों तक उन्होंने पढ़ाया था, तो ठीक ठाक था। मतलब वो पढ़ा वढ़ा अच्छे रहे थे, बहुत अच्छा था। तो मैं थोड़ा ध्यान वान दे रहा था, थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई कर रहा था। पर मुझे लगता है कि मैं उतना डेडिकेटेड होके जेई का प्रिपेयर नहीं कर पाया। तो किसी कारण से मैं 11 12 ठीक ठाक पढ़ा, और फिर जब जेई का एग्ज़ाम देने का बारी आया तो मैं दूसरे भी एग्ज़ाम का एक्सप्लोर कर रहा था, क्योंकि मुझे ऐसा था कि मुझे बाहर जाना है। अब जैसे उसी टाइम मैं एक मूवी देखा था, द मैन हु नो इन्फिनिटी, जो कि रामानुजन की स्टोरी थी कि कैसे वो कैम्ब्रिज गया। तो मेरे जहन में भी एक बहुत ये था कि मुझे भी कैम्ब्रिज जाना है। कैम्ब्रिज की स्टोरी, उसका बिल्डिंग, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके ये थोड़े स्टोरी, क्योंकि बहुत बड़े बड़े जो साइंटिस्ट थे मोस्टली कैम्ब्रिज से, तो मुझे भी एक दिल में था कि कैम्ब्रिज जाना है या इस टाइप के साइंस टाइप का काम करना है। पर उसी तरीके तो मैं अलग यूनिवर्सिटी का तैयारी कर रहा था कि कैम्ब्रिज कैसे पहुंचना है। सो सो दिस इज ए बिग मोमेंट, लाइक कि कैम्ब्रिज कैसे पहुंचना है। तो मैं 12th के बाद में, जैसे जैसे मैं सोचा कि आप 12th के बाद भी जा सकते हो कैम्ब्रिज, पर उसमें आपको देने हैं पैसे। और वो पैसे तो, हमारे पास पैसे तो, इतना गरीब घर से हो कि मतलब लाख रुपया बहुत बहुत जुगाड़ूंगा तो, यानी बहुत लोगों से कर्ज उर्ज लूंगा तो लाख रुपया होंगे। और अगर आप कैम्ब्रिज पढ़ने जा रहे हो, बाहर जा रहे हो, तो करोड़ों लगेगा, और स्कॉलरशिप ये सब भी मिलेगा, फिर भी आपको बहुत है। तो मेरे ये हो गया कि आप तो कैम्ब्रिज अंडर ग्रेजुएट से नहीं जा सकते हो, मतलब JUA का एग्ज़ाम या 11 12 के बाद डायरेक्ट नहीं जा सकते हो। तो आप कैम्ब्रिज तभी जा सकते हो जब आप PhD करने के लिए जाओ या हायर स्टडी के लिए जाओ, मतलब कि आप अंडर ग्रेजुएट इधर से करो और बाहर के लिए जाओ। तो मुझे लगा कि आप अंडर ग्रेजुएट कौन कौन से कॉलेजेस से कर सकते हो ताकि आपको PhD पक्का कैम्ब्रिज जैसे कॉलेज में मिल सकता है। तो सबसे फर्स्ट था IISc। तो मुझे लगता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत डेडिकेटेड अगर कोई एग्ज़ाम दिया था तो वो था KVPI, क्योंकि मैं OBC कैटेगरी से हूँ। तो मैं ये नहीं हूँ कि मैं जनरल कैटेगरी से। तो अगर आप OBC कैटेगरी से और अगर आप KVPI क्वालिफाई करते तो आपको बहुत चांसेस है कि आपको IISc मिल जाता। तो मैं बहुत डेडिकेटेड होके दिया कि अगर IISc हो गया, IISc से तो बहुत आसान है बाहर जाना या PhD का जो भी ये सब कॉलेज है उधर। तो मैं KVPI दिया, पर मुझे लगता है कि शायद मेरा अच्छा नहीं था KVPI, तो मैं क्वालिफाई नहीं हुआ। तो फिर मैं वो सपना ड्रॉप कर दिया कि अब तो बाहर का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आप रिसर्च में, क्योंकि IISc नहीं जाओगे तो हार्डली और कोई से कॉलेजेस है जहाँ से आप बाहर या ऐसे जगह रिसर्च या PhD के लिए या किसी और चीज़ के लिए जा सकते हो। तो मैं फिर अपना जब ये KVPI नहीं हुआ तो मैं फिर से JEE का प्रिपेयर करना चालू कर दिया। अब मैं प्रिपेयर JEE का ही कर रहा था, पर बीच में KVPI भी दिया था। पर फिर भी मैं JEE का स्टार्ट किया कि चलो छोड़ो, अब नहीं हुआ तो इंजीनियरिंग ही करते हैं। थोड़े पैसे उसे होंगे, चाहे थोड़ा नौकरी वोकरी मिल जाएगा कुछ इंजीनियरिंग करेंगे तो मैं JEE का प्रिपेयर किया। जब मैं JEE का फर्स्ट अटेम्प्ट दिया तो उसमें शायद अच्छे मार्क्स हैं। सेकंड अटेम्प्ट में बहुत बुरा हुआ। फर्स्ट अटेम्प्ट से तो बहुत ही बुरा, शायद मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में 97 या 98 के आसपास थे। सेकंड में तो 95% हो गए। और जब JEE एडवांस दिया तो बहुत ही बुरा हुआ। मतलब कि इट्स नॉट कि आप आगे कुछ कर पाओगे, यानी मतलब आपको अच्छे कॉलेज नहीं हो सकते। और मेरे जहन में था, क्योंकि जब आप सर्च करते हो नेट पे या ऐसा कहीं पे भी, तो आपको सिर्फ एक ही चीज़ मिलता है, CSE। आपको करना है तो कंप्यूटर साइंस, और करना भी है तो टॉप कॉलेज से। तो मेरे जहन में था जाऊंगा तो CSE में जाऊंगा, और नहीं तो कहीं नहीं जाऊंगा, या बाकी रिसर्च में चला जाऊंगा। तो चूंकि JEE के फर्स्ट अटेम्प्ट और ये सब में मेरे उतने अच्छे मार्क्स नहीं आ पाए कि मुझे CSE मिल पाता, तो फिर मैं और भी अलग एक्सप्लोर करना, और भी जो ऑप्शन थे एक्सप्लोर करना चालू कर दिया। या तो तुम दोबारा ड्रॉप आउट लो, या कोई और ऑप्शन था जैसे कि एक IST था जहाँ पे आप जा कर के स्पेस का कोर्सेज कर सकते हो, और इसरो जा सकते हो, या आइसर। तो उसी समय एक्सप्लोर करते हुए आइसर भी दिमाग में है,
जो कि ऐसा था कि आपको एक रिसर्च टाइप का पाथ देता है, जो कि थोड़े जो मुझे उतना मालूम नहीं था, बस इतना था कि वो रिसर्च पढ़ाते उड़ाते हैं, साइंस उसका कराते हैं, बाद में थोड़ा चांसेस है कि आप बाहर पीएचडी वीएचडी के लिए जा सकते हैं। तो चूंकि मेरा उतना आया नहीं था जेई में, और मेरे सीएससी शायद नहीं ही मिलते, तो मैं काउंसलिंग में भी शायद टॉप ही कॉलेजेस का सीएससी भरा था और बाकी को छोड़ दिया था, मतलब आईआईटी के कॉलेज और बाकी जो टॉप मान ले 10-15 एनआईटी है उसके सीएससी, और बाकी ये तो मुझे लगता है कि उतने अच्छे मार्क्स नहीं थे, उतने अच्छे रैंक्स नहीं थे मेरे, तो मुझे वो सब नहीं मिला। तो फिर मैं सोचा कि ड्रॉप लेता हूँ या ये, तो उसी समय मैं आइसर का भी एग्ज़ाम दे दिया। तो जब पूरा आइसर का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया तो मुझे ऐसा लगा कि आइसर के एग्ज़ाम में मेरे इतने मार्क्स आए हैं कि आइसर तो मिल ही जाएगा, इसीलिए मैं जे एडवांस से नहीं भरा। क्योंकि आपके पास 3 चैनल होते हैं, आप केवीपीआई से भर सकते हो, जे एडवांस से भर सकते हो, या आइसर का एग्ज़ाम से दे सकते हो। तो मैं चूंकि आइसर के एग्ज़ाम में दिया था तो सोचा कि आइसर के एग्ज़ाम से हो जाएगा, तो जे एडवांस से भरने से कुछ फ़ायदा नहीं। जे एडवांस में इतने रैंक थे, शायद आइसर मिल जाता मुझे, सारे आइसर ही मिल जाते मुझे लगता, पता नहीं, जो भी वो भरता तब पता चलता। लेकिन चूंकि आइसर के फ़ी 2000 थे, और 2000 मेरे जैसे के लिए, कि वह 2000 आप जोड़ना बहुत ये हो जाता है कि कहाँ से 2000 लाएंगे, क्योंकि अगर हर एग्ज़ाम में आप 2-2 हज़ार दे रहे हो, तो आपके पिताजी मान ले 10,000 कमा रहे हैं और 2000 हर महीने आप एग्ज़ाम में ही दे रहे हो, तो बहुत सोचने का पड़ जाता था। तो इसलिए मैं जे एडवांस से नहीं भरा, सिर्फ आइसर का एग्ज़ाम दिया। तो आइसर का एग्ज़ाम दिया, जब काउंसलिंग आने का टाइम हुआ, तो आइसर के एग्ज़ाम से फर्स्ट राउंड में मुझे कुछ नहीं मिला, यानी कोई आइसर ही नहीं मिला। तो जब कोई आइसर नहीं मिला तो मुझे लगा, जब आइसर ही नहीं मिला तो अब क्या ही, मतलब कि अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर मान लिया अगले राउंड में कभी मिलता भी है, तो इट्स लाइक कि बहुत लोअर आइसर मिलेंगे मुझे, और कोई चांस नहीं है कि या आइसर पुणे या आइसर कोलकाता। ऐसा था कि जाऊंगा तो आइसर कोलकाता या पुणे, उसके अलावा और कोई आइसर नहीं जाऊँ। या आइसर भोपाल भी जा सकता हूँ, थर्ड ऑप्शन, और इससे ऊपर और कोई कॉलेज या ये सब में नहीं। सिर्फ दो ही आइसर में, क्योंकि ये दोनों थोड़े रिप्यूटेड थे, थोड़े इनका कॉन्टेक्ट यानी कनेक्शन थोड़ा ठीक ठाक था। ऐसा था कि यहाँ पे जाते तो थोड़ा हायर चांस होता, और नए वाले में उतना मुझे विश्वास नहीं था कि जा करके थोड़ा अच्छा कर सकता हूँ। तो मैं स्टार्ट कर दिया ड्रॉप लेना, कि अब चलो फिर से जेई का प्रिपेयर करते हैं। पर ऐसा था कि मेरे पास उतने पैसे नहीं थे कि फिर से जेई का प्रिपरेशन स्टार्ट करते कोई कोचिंग में जा करके। तो मैं खुद से प्रिपरेशन स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं 2 साल में बहुत सारा मटेरियल मेरे पास थे, और मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में भी थोड़ा अच्छा अच्छा कर लिया था। पर ऐसा था कि थोड़ा ठीक ठाक से रिवीजन करता तो सेकेंड अटेम्प्ट में काफ़ी अच्छे हो जाते। तो मैं जेई का प्रिपेयर कर दिया, पर बीच में सेकेंड राउंड आया। सेकेंड राउंड में मुझे आइसर भोपाल मिल गया। तो मुझे लगा आइसर भोपाल मिला, जब सेकेंड राउंड में आइसर भोपाल मिला, तो अब मुझे नहीं लगता कि आगे कुछ प्रोग्रेस हो पाएगा। तो मैं बहुत दिनों, यानी जैसे वो लोग विंडो देते हैं कि 2 दिन या 3 दिन पेमेंट करने का, तो मेरा ऐसा मन में था कि अगर सेकेंड राउंड में आइसर भोपाल मिला है तो मुझे नहीं लगता कि आगे आगे चांसेस होगा। और कितने राउंड ये लोग करेंगे, क्योंकि मुझे उस समय मालूम नहीं था, ये लोग ना रैंक रिलीज कर रहे थे, ना ही कुछ पता कर बता रहे थे, जिससे हम लोग का काउंसलिंग था आइसर का। तो मुझे लगा कि क्या पता मैं यहीं आइसर भोपाल में रह जाऊंगा, तो इसलिए मैं भरा ही नहीं फी 2 दिनों तक, शायद 2 दिन या जो भी। तो लास्ट दिन फिर मेरे दिमाग में है कि अभी आइसर मिल रहा है, मेरे बोर्ड में शायद बोर्ड में बहुत बहुत ज़्यादा ही मार्क्स आ गए थे, ट्वेल्थ के बोर्ड में। आई थिंक कि मुझे लगता है कि मैं टॉप की लिस्ट से शायद 10-15 मार्क्स से मिस किया हूँगा। तो मेरे काफ़ी ज़्यादा मार्क्स, तो ऐसा था कि क्योंकि अगर आप आईसर ये सब में जाते हो तो आपको इंस्पायर फेलोशिप मिलता है, अगर आप ड्रॉप आउट नहीं होते हो तो। और मेरे इतने अच्छे मार्क्स थे कि मैं बोर्ड बोर्ड के टॉप 1 परसेंटाइल में था, तो मुझे ऐसा था कि जी इंस्पायर तो पक्का ही पक्का मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं था। तो ऐसा था कि अगर मैं अभी कॉलेज ज्वाइन करता हूँ तो मुझे इंस्पायर मिलेगा, और जो कॉलेज मिल रहे हो तो मिलेगा ही। लेकिन अगर मैं ड्रॉप आउट ले लेता हूँ और अच्छे एनआईटी या अच्छे आईआईटी नहीं मिलता, तो आईसर जाने का कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि तुम्हें पैसे भी नहीं मिलेंगे और तुम्हें पैसे भी पे करने हैं, ट्यूशन फी और ये सब। तो मुझे नहीं लगता है कि मैं उतना कर पाता जितना मेरे कैपेसिटी थी, यानी मेरे फैमिली को फ़ी पे करने की कैपेसिटी थी। तो मुझे लगा कि ड्रॉप आउट करके आईसर नहीं जा सकते हो, जाना है तो अभी जाओ, और नहीं तो ड्रॉप आउट करके जेई करो। तो मुझे लगा कि क्या पता अगर मैं ड्रॉप आउट लूँ और जेई पिछले से बुरा हो जाए, तब क्या करेंगे। तो अभी तो आइसर भी मिल रहा है और फेलोशिप भी मिल रहा है,
और जेई में ड्रॉप आउट करोगे तो जेई के अच्छे कॉलेज नहीं मिलेंगे, तो इट्स लाइक कि आप बेस्ट ऑफ योर टाइम कि मतलब आप जेई करके कोई एनआईटी चले गए, कोई और डिपार्टमेंट चूज किए, मतलब कि मान लीजिए कि सिविल या कुछ और, तो क्या पता जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो इट्स लाइक कि बहुत सारे आप टाइम भी वेस्ट कर दिए और मनी भी वेस्ट कर दिए। तो इसीलिए मैं सोचा कि छोड़ो, अब आइसर ज्वाइन करते हैं, और एटलीस्ट फेलोशिप पैसे तो मिल जाएंगे, यानी मतलब आप 60 70 80 हज़ार के आसपास देते थे, 60 हज़ार देते थे इंस्पायर का साल का। तो मुझे लगा कि उतना में हमारा खर्चा उर्चा हो जाएगा, तो उतना फैमिली पे जोड़ उड़ नहीं पड़ेगा पैसे उसे का। तो मैं सोचा छोड़ो, अब आईसीआर मिलेगा 5 साल के बाद, शायद अच्छा करूँगा तो पीएचडी भी कहीं मिल जाएगा, बाहर चला जाऊँगा तो थोड़ा अच्छा रहेगा फैमिली के लिए भी। तब मैं लास्ट मोमेंट पे पैसे का जुगाड़ उगाड़ करके 25 हज़ार पे करना था। पर उस समय मेरे ज़िंदगी का फर्स्ट टाइम था जब हम लोग ऑनलाइन पेमेंट एटीएम के थ्रू कर रहे थे। तो हमारे किसी फैमिली के पास एटीएम नहीं था, तो हमने किसी और का एटीएम जुगाड़ा जिनके पास 25 हज़ार थे, और मैं पे करना स्टार्ट किया। तो वहाँ पे एक नाम आता है पेयर नेम या समथिंग, जब आप पे करते हो तो वहाँ पे आपको नाम डालना होता है पेयर नेम, और उसमें हमेशा मैं अपना नाम डाल रहा था, जबकि डालना चाहिए था जिस जो जिसका अकाउंट था उसका। तो मैं बार बार कर रहा था, हर बार फेल हो रहा था, हो ही नहीं रहा था, पेमेंट हो ही नहीं रहा था। तो मैं मेल भी किया था भोपाल वाले जो वो काउंसलिंग कर रहे थे उनको, तो उन्होंने कुछ रिप्लाई नहीं दिया, और जब तक फिर डेडलाइन ख़त्म हुआ तो मेरा सीट भी चला गया। तो मैं पे ही नहीं कर पाया फी, तो मेरा सीट चला गया। अब मुझे लगा कि अरे यार, अब तो गया, आइसर भी गया। तो मैं फिर से स्टार्ट कर दिया जेई का प्रिपरेशन जो भी करते थे। तो मैं लाइब्रेरी वाइब्रेरी जा रहा था, जेई का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था। पर जब लास्ट हुआ अगस्त का शायद फर्स्ट वीक, उन लोगों ने मेल किया कि हमारे पास इतने वैकेंट सीट है, आप अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो आ जाओ। और उसमें आइसर भोपाल, आइसर कोलकाता का नाम था। तो मुझे लगा आइसर कोलकाता मिल रहा है और फेलोशिप भी मिलेंगे, तो मैं ज्वाइन कर लिया आइसर कोलकाता। और आइसर कोलकाता करके तो आप लोग को मालूम ही है कि क्या होगा। So this is how my family and educational background goes on till joining until the ISO. ठीक है, तो बहुत बढ़िया, आपका बहुत अच्छा जर्नी रहा है। गाँव से चल के आप चलना शुरू किए, शहर पहुँचे और शहर से फिर आप आइज़र पहुँच गए। कैसा लगा आइज़र में आने के बाद? So जब मैं, चूँकि मैं आइसर थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, और मुझे पहले उतना आइसर उसर का मालूम नहीं था, तो जब मैं अ, और इवन कॉलेज के जनरली भी नहीं मालूम था, जैसे मेरे तरफ जो कॉलेज थे वो छोटे छोटे थे। और जब आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी या ये सब सुनते हो, तो आपके दिमाग में आता है लेट अज्यूम कैम्ब्रिज या आईआईटी या ये सब। तो मैं, जैसे आप मूवी में देखते हो, क्योंकि मैं मोस्ट ऑफ चीज़ें मूवी से ही सीखा था। तो जैसे कैम्ब्रिज का देखा हो भाई, कितना कितना बड़ा और कितना विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर है उनका, और लोग कैसे हैं। और इवन जैसे मूवी था एक जीनियस या स्टूडेंट ऑफ ईयर, उसमें देखते हो कॉलेज एकदम बहुत, जैसे एक बोलते हैं ना कि बहुत यानी भव्य घर हो, यानी कॉलेज हो और बहुत डिफरेंट डिफरेंट फ्रैक्शन हो और थोड़े सब मिले जुले हो, स्पोर्ट्स का बहुत अच्छा फैसिलिटी हो। तो जब मैं गया तो मैं कोलकाता से, हावड़ा से जब मैं 7 नंबर, यानी मतलब हम जब कॉलेज पहुँचे, तो कॉलेज जब मैं जा रहा था तो उस समय बारिश हो रहा था, और मैं थोड़ा लेट गया था, सब लोगों के साथ नहीं था, तो उस दिन बारिश हो रहा था। तो जैसे ही मैं कॉलेज में गया, तो जैसे ही मैं बस से उतरा, तो मैं पूछा कि आई सर किधर है, तो उन्होंने बोला कि इधर है। तो मैं गया, देखा पहले गेट, इतना छोटा गेट। इट्स लाइक कि आप किसी के घर का थोड़ा एक छोटा, यानी जो थोड़े अमीर लोग घर होते हैं वैसा ही घर था। उसमें भी ऐसा थोड़ा छोटा सा लिखा हुआ था। मुझे लगा ये भी इनका गेट है, जब ये गेट है तो कॉलेज कैसा होगा। जबकि इनका जो मेन गेट है वो कहीं और था, और हम लोग किसी और गेट से जाते रहे थे 7 नंबर से। पर चूंकि वो ही फ्रिक्वेंट गेट था तो मुझे लगा यही इनका मेन गेट है। तो मैं वो देखा, पहले ही मेरा एक्सपेक्टेशन बहुत लो हो गया कि अरे यार ये तो बहुत गलत कॉलेज में आ गया है। तो जब मैं अंदर गया तो देखता हूँ सिर्फ जंगल जंगल, मेरा और एक्सपेक्टेशन लो हो गया जो आप मूवी में देखते हो उससे। और जब मैं बिल्डिंग देखा तो बहुत पुराने पुराने बिल्डिंग थे, और थोड़े छोटे छोटे बिल्डिंग थे, जैसे आप देखते हो ना हाई टावर, या एकदम बहुत क्लासिक तरह से बना हुआ
कुछ वैसा दिखा नहीं मुझे। मुझे लगा ये तो बहुत गलत जगह आ गया, जंगलों के बीच में, उतना कुछ ज़्यादा बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था और उतना ये नहीं था। तो बहुत एक्सपेक्टेशन बहुत लो हो गया, जो आप मूवी में देखते हो और जो कॉलेज आप रियल लाइफ में जब देखते हो ऐसे। तो थोड़ा एक्सपेक्टेशन से तो बहुत ही नीचे रह गया था कॉलेज। लेकिन जब मैं वहाँ गया तो थोड़े चीज़ें मिली जो कि बहुत चेंजेस है। ठीक सही है, मतलब आप सपने देख रहे थे कैम्ब्रिज का। कैम्ब्रिज के कैंपस के बारे में आपने वीडियो में बहुत देखा होगा, ठीक है। कैम्ब्रिज बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट थे, लेकिन आइज़र ने आपको निराश किया, ठीक है। पहला इंप्रेशन यही था। है। हाँ, यही था। लेकिन फिर भी क्या होता है कि हाँ, क्या होता है कि ये जो इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे बहुत से अलग-अलग जगह से आते हैं, इंडिया के सारे पार्ट से आते हैं पढ़ने के लिए लोग। और सबका कल्चर अलग होता है, सबकी भाषा अलग होती है और सबका लाइफ़स्टाइल बहुत अलग होता है। कुछ लोग शहर से आते हैं, कुछ गाँव से आते हैं। तो बहुत सारे डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे इंस्टीट्यूट में, प्लस यहाँ की फैसिलिटीज़ आपको अलग लगेगी। तो आपने कैसे एडजस्ट किया इन सारी चीज़ों में, मतलब अपने आप को कैसे एडजस्ट किया? तो जैसे जो यहाँ पे जो कॉलेज में लोग थे, जैसे मैं जो हूँ प्योर जो गांव बिहार बोलते हैं उधर से हूँ। हमारा ना तो शुद्ध हिंदी बोलता हूँ ना इंग्लिश आता था। सो इट्स लाइक कि मैं मगही टाइप का एकदम ठेठ लैंग्वेज बोलता था, जो कि एकदम आप लैंग्वेज से लगता हो कि आप पूरा बिहारी ही बोल रहे हो, एकदम प्योर बिहारी टाइप का। तो जब मैं कॉलेज आया तो लोग ऐसे थे कि बहुत अलग अलग, जैसे बहुत सारे लोग थे जो बंगाली खुद थे, बहुत सारे लोग थे जो कि मल्लू थे, और बहुत सारे लोग थे जो डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज डिफरेंट स्टेट से आए थे। और उन लोगों का सबका एक अपना लैंग्वेज टाइप का था, मतलब कुछ लोग थे जो बहुत शुद्ध हिंदी टाइप के बोलते थे, और अगर आप दूसरे लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हो तो आपको मोस्टली इंग्लिश से में बात करना होता है। और मेरा तो इंग्लिश इट्स लाइक कि अभी तक मेरा इंग्लिश समझ में नहीं है, और मेरा उतना अच्छा इंग्लिश नहीं है। तो ना तो पहले अच्छा इंग्लिश था, ना अभी अच्छा इंग्लिश, और ना ही मेरा हिंदी अच्छा उतना था। तो जैसे इवन यूएस वालों को बेवकूफ़ बना दिया नहीं आप? हाँ, अभी भी मैं बेवकूफ़ ही बना करके यूएस आ गया हूँ किसी तरीके से। सो 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 जब मैं किसी से कम्युनिकेट करता था तो थोड़ा लैंग्वेज बैरियर भी था, क्योंकि ना तो मैं पूरा हिंदी में भी बोल पाता था और इंग्लिश तो बहुत था। और थोड़ा दूसरा जो डिफरेंस था वो क्लास टाइप का था, कि मतलब जो लोग थे वो बहुत अमीर लोग से, अमीरों घर से थे, और उनका एक अपना स्टैंडर्ड था, जो मैं देख करके बहुत इनफियर फील करता था। ओके, इन लोगों से शायद हमारा बन नहीं पाएगा, हम लोग थोड़े बात उत नहीं कर पाएंगे। तो वो सब चीज़ें से बहुत चीज़ें था जो कि एडजस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। जैसे लोग थे जो कि हमारे जैसे आप बोलते हो ना कि डायरेक्ट जो गांव वाले कल्चर, उधर टाइप के बहुत कम ही लोग मिल पा रहे थे। बाद में जब 6-7 महीने के बाद, जैसे अभी जो पैनल में देख रहे हो, तो वो लोग थे वो भी मोस्टली गांव से ही थे, और एक दो चार और जो भी गांव से थे, उन्हीं लोगों से फिर थोड़े दोस्ती उस्ती हुई थी। और बाकी जो था वो थोड़ा एडजस्ट करने में बहुत दिक्कत हो रहा था, क्योंकि मेरा बहुत इंग्लिश का बैरियर था, लोगों से बात नहीं कर पाता था। अगर मान लिया किसी मैं केरला के लोगों से बात करना चाहता हूँ, तो ना तो उन्हें हिंदी आता था और ना मुझे इंग्लिश आता था। सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि हाँ मैं उनका दोस्त बन सकता हूँ, या ऐसा कुछ। तो पहला लैंग्वेज बैरियर था और दूसरा क्लास बैरियर था, क्योंकि मैं एक गरीब घर से था, थोड़ा अ, थोड़े ये बैकग्राउंड था कि मतलब गांव का, तो थोड़ा मैच नहीं हो पा रहा था, जो बोलते हैं ना वाइब की, थोड़ा क्लास मैच नहीं हो रहा था, वाइब मैच नहीं हो रहा था, तो थोड़ा बहुत डिफिकल्ट हो रहा था। फिर कुछ टाइम बाद जैसे कुछ लोग थे जो मिल गए हैं, जैसे पैनल वाले हैं या कुछ और भी जो दोस्त थे जो गांव वाले थे, तो और इनको भी थोड़ा हिंदी उन्दी आता था, तो थोड़ा दोस्ती उस्ती हो गया, और फिर धीरे धीरे कॉलेज को भी एडजस्ट करना स्टार्ट कर दिए थे। अच्छा, बढ़िया है। तो ठीक है, लैंग्वेज बैरियर का बात जब हो रहा है तो फिर हम बात करेंगे क्लास के बारे में। और यहाँ पे जो भी लेक्चर्स होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं, और हार्डली है कि कभी, मतलब आप अगर प्रोफेसर्स को जाके बोलो उनसे बात करो हिंदी में, तो वो बात करेंगे, आपको एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन मोस्टली क्लास में जो लेक्चर्स होते हैं इंग्लिश में होते हैं, और उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हुआ होगा आपको शायद। तो तो आपने ऐसे कैसे उसको डील किया, मतलब क्या कितना प्रॉब्लम हुआ आपको और कैसे इंटरेस्ट आया सब्जेक्ट्स में? तो जैसे क्या था कि जो फर्स्ट सेमेस्टर था, क्योंकि मैं गांव से आ रहा था, मैं मोस्टली हिंदी मीडियम में पढ़ा था। इवन इंग्लिश मीडियम में भी जो पढ़ा था वो इंग्लिश मीडियम थे जो हिंदी में एक्सप्लेन करते थे।
तो इट्स लाइक कि आप टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हो इंग्लिश में, पर आप सारी चीज़ें हिंदी में ही। इवन जो 10th का जो बुक था जो फिजिक्स का, वो हिंदी में पढ़ा था, और वो इंग्लिश में मैं किसी तरीके से लिखता था ताकि बोर्ड में एग्जाम में इंग्लिश में लिख पाऊँ। सो इट्स लाइक कि मेरा हमेशा एजुकेशन था जो हिंदी में था। और फिर जब मैं वहाँ पे गया तो टोटली इट्स लाइक कि आप पूरे लेक्चर इंग्लिश में डिलीवर कर रहे हैं। और जो जितने प्रोफेसर थे वो फॉरेन से एडुकेट होके आए थे, और उनका एक अपना एक्सेंट था। जैसे अगर कोई फ्रांस से एडुकेट होके आया तो उनका एक अपना एक्सेंट था, कोई यूएस से है तो उनका एक एक्सेंट था। तो उन लोगों का इंग्लिश थोड़ा अलग हो जाता है जब आप एक इंडियन या टेक्स्ट बुक वाले जो इंग्लिश पढ़ते हैं उससे। तो बहुत दिक्कत हो रहा था एडजस्ट करने में कि उन क्या बोल रहे हैं और क्या मैं समझ रहा हूँ। तो जो फर्स्ट सेमेस्टर था तो इट्स लाइक कि मैं पता नहीं कैसे किसी तरीका से पढ़ रहा था, समझने का कोशिश कर रहा था, और थोड़े बहुत दिक्कत हो रहे थे। पर टेक्स्ट बुक में थोड़ा जा करके थोड़ा ट्राई कर रहा था, क्योंकि टेक्स्ट बुक में थोड़े इंग्लिश ईजियर होते हैं, जैसे जो प्रोफेसर बोलते हैं अपने एक्सेंट में। तो थोड़ा धीरे धीरे मैं वो एडजस्ट करना ट्राई किया, क्योंकि आप बार बार जब एक ही चीज़ें सुनते हो और एक का लैंग्वेज या एक एक्सेंट जब सुनते रहते हो तो थोड़ा आपके दिमाग में आने लगता है, अच्छा ये जो बोल रहे हैं, अच्छा इस सब्जेक्ट या इस टर्म को बता रहे हैं। तो धीरे धीरे एक सेमेस्टर मुझे एडजस्ट ही करने में लग गया। इसलिए जो मेरा फर्स्ट सेमेस्टर का सीजीपीए था वो वर्स्ट सीजीपीए था मेरे पूरे जो ट्रांसक्रिप्ट बोलते हो या पूरे जो 5 ईयर का था। क्योंकि मेरे फर्स्ट ईयर में मैं एडजस्ट ही करते रह गया कि इंग्लिश कैसे समझना है, इंग्लिश यानी जो लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं वो कैसे अंडरस्टैंड करना है। तो वो बहुत दिक्कत हो रहा था, और धीरे धीरे थोड़ा एडजस्ट एडजस्ट करते करते सब फर्स्ट सेमेस्टर ही पूरा पार हो गया। किसी तरीके से पास उस करके थोड़े मार्क्स उस आ गए। फिर तो बाकी फिर सेकंड सेमेस्टर तक मोस्टली मुझे लगता है कि मैं लोगों का इंग्लिश, थोड़ा प्रोफेसर का इंग्लिश तो स्पेशली समझ ही नहीं आता। पर मैं बोल नहीं पा रहा था, समझ पा रहा था पर बोल नहीं पा रहा था। इसलिए मैं कभी क्लास में कोई क्वेश्चन नहीं पूछ पाया, क्योंकि क्वेश्चन पूछने के लिए आपको इंग्लिश में क्वेश्चन पूछना पड़ता है, और मेरा इंग्लिश आता होता था नहीं, तो मैं कभी क्वेश्चन पूछ ही नहीं पाया फर्स्ट सेमेस्टर या इवन सेकंड सेमेस्टर तक, या इवन बाद में भी मुझे लगता है कि मैं बहुत कम ही क्वेश्चन पूछता था अंटिल थर्ड ईयर तक मैं जब गया था। तो अच्छा। तो आइजर में क्या होता है कि हमें मतलब फर्स्ट ईयर में सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, फिर प्री मेजर, फिर मेजर लेना होता है। तो आपका मेजर जियोलॉजी रहा है, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे मतलब फर्स्ट ईयर के बाद मतलब थर्ड ईयर में जब जाते हैं तो अलग अलग स्टूडेंट्स बढ़ जाते हैं। और क्या होता है कि हर एक डिपार्टमेंट में एक डिपार्टमेंट टॉपर को मेडल मिलता है, ठीक है, गोल्ड मेडल मिलता है। उस पे हम आएंगे आप बाद में। लेकिन आपको कभी ऐसा एहसास हुआ था जैसे कि थर्ड ईयर में आप जैसे इंटर किए तो आपको ऐसा लगा था कि मैं टॉपर बन सकता हूँ, इस डिपार्टमेंट का टॉपर, इस बैच का टॉपर बन सकता हूँ? आपको क्या नॉलेज था कि मेरे बैच में जितने लोग एडमिशन लिए हैं मेरे डिपार्टमेंट में वो इतना कैपेबल है कि आपसे ज्यादा मार्क्स वार्क्स ले आ पाए और गोल्ड मेडल ले पाए? ऐसा कुछ था क्या, या फिर? सो पहला कौन सा क्वेश्चन का आंसर करूँ कि यानी जियो साइंस में कैसे गया, या कैसे प्री मेजर मेजर सेलेक्ट किया, या अ, कि मुझे ये कॉन्फिडेंस था ये कि मैं गोल्ड मेडल ले पाऊंगा या नहीं। तो आई थिंक मैं स्टार्ट करूंगा कि कैसे मैं डिसाइड किया कि प्री मेजर क्या लेना है और मेजर क्या लेना है। तो जैसे जो आइसर जो मैं ज्वाइन किया था, तो ये सोच के ज्वाइन किया था कि फिजिक्स लेना है। जैसे आप न्यूटन या ये सब का स्टोरी पढ़ते हो, या एस्ट्रोफिजिक्स या कॉस्मोलॉजी या ये सब थोड़े वीडियो वीडियो देखते हो, तो ये मोस्टली आप फिजिक्स के ही बारे में देखते हो। और जियो साइंस तो हमारे करिकुलम में ही नहीं है 12th तक। तो मुझे तो मालूम भी नहीं था अर्थ साइंस या जियोलॉजी या जियो साइंस कुछ होता है। तो मैं आइसर ज्वाइन किया एज्यूमिंग कि मैं फिजिक्स करूँगा फ्यूचर में। तो जब मैं यहाँ आया तो जब फर्स्ट सेमेस्टर में एक प्रोफेसर से सोमनाथ दास गुप्ता, वो हमारे अर्थ साइंस का इंट्रोडक्टरी कोर्स ले रहे थे, जिसमें कि आपको अर्थ साइंस के ऑल द बेसिक पढ़ाते हैं कि मैं कैसे अर्थ यानी बना, कौन कौन से रीजन थे जिसके कारण अर्थ फॉर्म हुआ, क्या क्या जो इवोल्यूशन हुआ अर्थ का। तो वो सब चीज़ें मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था कि कैसे अर्थ फॉर्म हुआ। मैं उतना पहले सोचा उचा नहीं था कि अर्थ इतना पुराना है या कहाँ पे बना, क्या हुआ क्या नहीं। सो आई नेवर थॉट अबाउट दोज क्वेश्चन बिफोर। तो वो सब जब मैं
जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो वो सब जब वो पढ़ा रहे थे तो बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लग रहा था एज़ कम्पेयर टू सिमिलेटसली जो फिजिक्स का जो कोर्स पढ़ा रहे थे। फिजिक्स का जो कोर्स था ऐसा लग रहा था कि मैं मोस्ट ऑफ चीज़ें पढ़ा हुआ हूँ, जैसे आप को मैकेनिक्स पढ़ा रहे हैं वो लोग, तो आप ग्रेविटेशनल फोर्सेस हो चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो ये सब, वो आप किसी न किसी तरीके से आप पहले पढ़ चुके हो, तो वो उसमें कुछ नया नहीं लग रहा था। लेकिन जब मैं जो अर्थ साइंस पढ़ रहा था उसमें लग रहा था बहुत सब चीज़ नया था, कि प्लेट टेक्टोनिक है, कहीं पे अर्थ यानी बन रहा है, कहीं पे अर्थ सबडक्ट हो रहा है, कहीं पे बहुत सारे क्वेश्चन थे जो कि बहुत नए मेरे लिए लग रहे थे। तो मुझे लगा और वो बहुत इंटरेस्टिंग भी लग रहा था धीरे धीरे, तो मुझे वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा एज़ कम्पेयर टू फिज़िक्स। तो फिर जब मैं सेकेंड ईयर में पहुंचा तो आपको डिसाइड करना है कि कौन से सब्जेक्ट लेने हैं तीनों में से। तो मैं अनटिल सेकेंड ईयर भी अनश्योर था कि अर्थ साइंस लेना है या फिजिक्स। तो मैं क्या किया कि प्री मेजर में मैं अर्थ साइंस फिजिक्स दोनों लिया, और मैथ्स तो लेना ही था, क्योंकि आप इवन फिजिक्स भी लेते हो तो मैथ का यूज होता है, और अर्थ साइंस भी लेते हो तो भी मोस्ट ऑफ टाइम मैथ्स का यूज होता है। तो मैं फिजिक्स मैथ और अर्थ साइंस लिया, अज्यूमिंग कि लेट अज्यूम अगर मेरा मन होगा बाद में, अगर थोड़ा चेंजेस हो जाएगा कि अभी अर्थ साइंस अच्छा लग रहा है, बाद में मान ली सेकेंड ईयर में थोड़ा फिजिक्स अच्छा लग जाए तो फिजिक्स में चला जाऊंगा। और ऐसा था कि ऐसा कोलकाता में फिजिक्स बहुत डिमांडिंग में था, बहुत ये था कि लोग फिजिक्स बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना कि वो बहुत लाइफ वाले कोर्स से बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, और अर्थ साइंस ऐसा था कि थोड़ा उतना कि मतलब जो कमज़ोर लोग हैं वो लोग लेते हैं, उतना ब्रिलियंट लोग नहीं लेते। तो मैं भी थोड़ा अनश्योर था कि फिजिक्स में जाना है या अर्थ साइंस में जाना है। तो जब सेकेंड ईयर गया तो सेकेंड ईयर में भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग कोर्सेस ऐड हुए अर्थ साइंस में, जैसे जियो डायनेमिक्स था, जिसमें वो लोग पढ़ाते हैं कि कैसे कन्वेक्शन हो रहे हैं, कौन से फोर्सेस है जहाँ जो कि रिस्पॉन्सिबल है डिफरेंट डिफरेंट फीचर जो तुम देखते हो अर्थ पे, जैसे कैसे माउंटेन बिल्ड हो रहा है, क्या ग्रेविटेशनल पुल है, जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, या जो डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस है वो रिस्पॉन्सिबल है उस चीज़ों को। तो वो बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो कोर्स था वो जियो फिजिक्स का था, जिसमें कि वो लोग स्टार्ट किए बहुत सारा जो फंडामेंटल जियो फिजिक्स का चीज़ें होता है, कि आप कौन कौन से चीज़ें यूज करके अर्थ के जो सब सरफेस है उसके इंफॉर्मेशन लेते हैं। क्योंकि अगर आप किसी बोरिंग वोरिंग करते हो तो आप मोस्ट ऑफ आप अप टू 12 किलोमीटर जा सकते हो, पर अर्थ का जो रेडियस है वो बार समथिंग लाइक 600 6,700 6,000 मोर देन 6,000 है, जो कि आप हार्डली कवर कर पाओगे। तो तो बहुत सारे डिफरेंट मेथड है, जैसे ग्रेविटी के मेजरमेंट कर सकते हो, या आप सेस्मोलॉजिकल मेथड यूज कर सकते हो, या अर्थक्वेक का सिग्नल यूज कर सकते हो। तो वो सब मुझे अच्छा लगा कि हाँ इससे हम बहुत बड़े प्रोस्पेक्ट में अर्थ के सब सब चीज़ें इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, और बाकी की कैसे जो इंटीरियर है वो इन्फ्लुएंस कर रहा है जो आप फीचर सरफेस पे देख रहे हो जो अर्थ का, जैसे कि माउंटेन हो गया, या कहीं पे सी है, या कहीं पे रिवर है, कहीं पे और जो डिफरेंट प्रोसेसेस है वो मोस्टली इंटीरियर से रिलेटेड थे। तो वो सब सारे चीज़ें मुझे अच्छा लगने लगा। और जो प्रोफेसर वो सब जो कोर्सेज पढ़ा रहे थे वो लोग बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे थे, और बहुत अच्छे प्रोफेसर थे। इसलिए थोड़ा मेरा इंक्लिनेशन और साइंस में थोड़ा ज़्यादा हो गया एज़ कम्पेयर टू फिजिक्स। और एक और वजह था कि जो अर्थ साइंस में एक प्रोफेसर थे सुप्रियो मित्रा, उनके जो स्टूडेंट का थोड़ा ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा था। मतलब कि ऐसा था कि अगर आप उनके लैब कैम्ब्रिज आप नहीं। हाँ, कि अगर आप उनके लैब ज्वाइन करते हो तो आप पीएचडी बाहर अच्छे जगह से कर सकते हो। तो वो भी एक था कि चलो अगर अर्थ साइंस लेता हूँ, अर्थ साइंस में इंटरेस्ट भी था, और सुप्रियो सर के लैब में अगर ज्वाइन करता तो थोड़ा ज़्यादा चांसेस होते जाने का एज़ कम्पेयर टू और दूसरे चीज़ें एक्सप्लोर करता। तो इसलिए मैं थोड़ा अर्थ साइंस में चला गया। तो जब मैं मेजर लिया तो मुझे कुछ नहीं मालूम था कि अर्थ साइंस के मेजर में कौन कौन से लोग एडमिट हो रहे हैं। और इवन मैं बहुत लोगों को तो जानता भी नहीं था अर्थ साइंस में ज्वाइन करते हुए। मैं एक दो लोगों को इन्फ्लुएंस कर दिया था अर्थ साइंस लेने के लिए, और वही मेरे सिर्फ दोस्त थे, जैसे कि एक आलोक जो इसमें है, और एक कृष्णा है, और जो एक दो लोग थे जिनको इन्फ्लुएंस किया, और वो लोग भी थोड़ा इंटरेस्टेड हो गए अर्थ साइंस लेने के लिए। तो वही सब लोगों को मैं जानता था। मान लीजिए कि अगर मैं 13 लोगों का बैच था तो 2-3 लोगों को ही जानता था, और हार्डली लोगों को जानता था। और मुझे मालूम नहीं था कि वो कितना कैपेबल है या क्या कितने वो कर सकते हैं। तो जब मैं
थर्ड ईयर में गया तो मुझे मेरा सीजीपीए तो फर्स्ट ईयर में बहुत ही बुरा था, क्योंकि मेरा इंग्लिश एडजस्ट नहीं कर पा रहा था। और सेकंड ईयर में भी मुझे लगता है कि मैं उतना अच्छा नहीं कर पाया था अपने कैपेबिलिटी के अनुसार, या जो भी बोल सकते हो, या ऐसे ऐसे कोर्सेज सेलेक्ट किया था जो भी, तो उतना मेरा सीजीपीए था नहीं। और मैं कुछ उम्मीद भी नहीं किए हुए था कि मुझे गोल्ड मेडल मिलेगा, क्योंकि मेरा ना तो सेकेंड ईयर में सीजीपीए अच्छा था, और ना लोगों को मालूम था कि कितना लोगों में कैलिबर है, कितना उनके पास में सीजीपी है। और उस समय चूंकि मोस्टली ऑनलाइन हो गया था, तो ऑनलाइन में था कि आप जिसके जो टॉपर दोस्त हैं उसके अच्छे सीजीपी होंगे, या जो टॉपर है उसके सीजीपी हो। और मेरे तो हाई प्रोफाइल लोगों से दोस्ती भी नहीं था, तो मेरे तो बहुत ही उतने कुछ खास सीजीपी वीजीपी थे नहीं। तो जब मैं थर्ड ईयर में गया तो मुझे कुछ एहसास नहीं था, पर ऐसा था कि मुझे था कि बहुत इंटरेस्ट था अर्थ साइंस को लेकर के, कि मैं सारे चीज़ें अर्थ साइंस में जान जाऊँगा। मतलब एक छोटे से छोटे प्रोसेस, मतलब कि कैसे सेडिमेंट्स यानी इरोड होते हैं, कैसे सेडिमेंट डिपॉजिट होते हैं, कौन से फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं, टू अ स्मॉल डिटेल, कि कैसे एवरीथिंग अबाउट, like each and everything I want to learn from there। तो मैं एक छोटे से छोटे क्वेश्चन पूछता था थर्ड ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में, जो कि मुझे लगता है वो सब चीज़ें अननेसेसरी था, वो सब चीज़ें नहीं पूछना था, उससे शायद प्रोफेसर भी बहुत इरिटेट होते होंगे, मुझे तो वही लगता है। अभी वो सब चीज़ें नहीं पूछना था। तो तो फिर उसके बाद में मैं थोड़ा अच्छा कोशिश कर रहा था कि मैं थोड़े अच्छे से डिवोट होकर के पढ़ाई वढ़ाई करूँ, और मुझे बहुत इंटरेस्ट लग रहा था। तो थर्ड ईयर फर्स्ट सेमेस्टर मतलब कि हमारा जो फिफ्थ सेमेस्टर था, उसमें मैं काफ़ी अच्छा पढ़ाई किया। मुझे मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा ही अच्छा हो गया, क्योंकि उस सेमेस्टर में मेरे 10 CGPA आ गए, मतलब पूरे में पूरे आ गए। आ गया था सो नहीं? इट्स लाइक कि तब कुछ उस ज़्यादा समय ही अच्छा हो गया। 10th पे जब आया था तो मन में तो आया होगा कि अब तो हाँ। गोल्ड मेडल मिल ही जाएगा, अभी तो तो आने लग गया है। मुझे लगा कि अगर अभी 10 CGPA हो गया, तो अगर मैं सारे में 10 CGPA कर दूं, तो क्या पता बहुत ज़्यादा वाह। चांसेस हो जाए कि हो जाएगा। तो थोड़े एक हर किसी को एक होता है कि हाँ थोड़ा गोल्ड मेडल या थोड़ा ऐसे चीज़ें मिल जाए, हर लोगों की उम्मीदें तो होती है। पर मैं भी थोड़ा उम्मीद करके रखा, क्योंकि 10 CGPA एक बार आया तो लगा कि हाँ आगे भी कर सकता हूँ। पर चूंकि आप अनटिल अनलेस आप दूसरे के कैलिबर नहीं देखते हो और वो कितना अचीव किए, तब आपको नहीं मालूम है। एंड तो फिर मैं थोड़ा मेहनत उन्नत करना स्टार्ट किया। पर इवन जो मेरे अर्थ साइंस के मेजर कोर्सेज है, वो सब में मैं हमेशा बहुत अच्छा करते गया। यानी मोस्ट ऑफ टाइम था कि मेरे सेमेस्टर में 9.33 आ रहे थे, लेकिन जो 9.33 भी आ रहे थे, कि ऐसा था कि आप पूरे अर्थ साइंस के कोर्सेज में आप A+ या A ला रहे हो। अब दूसरे डिपार्टमेंट का कोर्स था, वो उतना मुझे इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा था, पर चूंकि मैं ले रहा था क्योंकि माइनर उनर करना था दूसरे कोर्स में, तो अर्थ साइंस में हमेशा अच्छा रह रहा था। पर वही था कि दूसरे कोर्सेज लेके थोड़ा सीजीपीयू पे कम हो रहा था। पर मुझे कभी ये उम्मीद नहीं था कि ला पाऊंगा, पर ऐसा था कि थोड़ा ये दिल में अंदर था कि हाँ शायद हो पाएगा। तो मैं अपना पूरा एक ये दे रहा था एफर्ट। फिर जब मैं थर्ड ईयर जब हो गया, तो उसी समय मैं सुप्रियो सर के लैब ज्वाइन कर लिया था, जहाँ पे थोड़ा काम वाम छोटा छोटा कर रहा था। फिर उसके बाद में मैं थोड़ा, मुझे लगता है थोड़ा अच्छा अच्छा पढ़ाई वढ़ाई चला, दौर अच्छा रहा। उतना ज़्यादा किसी चीज़ का प्रेशर वैसर नहीं रहा, थोड़ा अच्छे से जीपी वीपी होंगे। और आई डो नॉट नो कि दूसरे लोग कैसे परफॉर्म किए। फिर मेरा लास्ट में मुझे पता चला कि मुझे गोल्ड मेडल मिल गया। वाह वाह, तो बहुत बढ़िया। नहीं, वो तो पता चल गया होगा पहले ही, क्योंकि हाँ, वो तो वो अपडेट तो होते आपको रहता है जब सिस्टम फोर्थ सबका तो। यानी फिफ्थ ईयर जाने के पहले ही पता चल गया, क्योंकि फिफ्थ ईयर में मोस्ट ऑफ लोगों को 10 मिल जाते हैं। तो आपको डिसाइडिंग मोमेंट जो होता है वो फोर्थ ईयर तक ही होता है। तो मुझे फोर्थ ईयर में ही मालूम हो गया था कि मेरा थोड़ा CGPA ज़्यादा है और दूसरे लोगों के कंपेयर में। तो मुझे ऐसा था कि आपको बस थीसिस में थोड़ा अच्छा करना है, आपको मोस्टली 10 मिल जाएंगे, तो आपको ही मिलेगा गोल्ड मेडल। चलिए, बहुत बढ़िया ही सफर रहा आपका। प्रणय के मन में काफी कुछ सवाल अभी है, तो और प्रणय जी काफी उत्सुक है, बहुत ही शांति से सुन रहे थे इतने देर से, उनको ज्यादा मौका नहीं मिला बोलने का। प्रणय जी आप कंटिन्यू कीजिए अभी। ठीक है, आलोक यहाँ से मैं कंटिन्यू करूंगा। तो अमरजीत, आपने बहुत ही अच्छे से अभी बताया हम लोग को कि आपका सफर कैसा रहा एसर में आने तक, आपका गोल्ड मेडल तक का सफर कैसा था। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। मुझे आशा है कि हमारे ऑडियंस को बहुत ही पसंद आएगा ये सब सुन के, और वो भी
हायर स्टडीज में अपने बैचलर्स और मास्टर्स में आप जैसे ही मोटिवेशन से काम कर सके। तो हमारा अगला क्वेश्चन है आपके जो जीवन का नया पड़ाव है, जो आप अभी यूएसए में पीएचडी कर रहे हैं, उसके बारे में। तो पहला क्वेश्चन ऐसा है कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है, हमको तो पता है कि आपकी यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, स्टोनी ब्रुक्स है, जो यूएसए में है, न्यूयॉर्क में। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपनी यूनिवर्सिटी को थोड़ा-सा इंट्रोड्यूस करें, हम लोग को। सो मैं जो हूँ अभी पीएचडी कर रहा हूँ स्टोनी ब्रुक यूनिवर्सिटी, वो उसको स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क एट स्टोनी ब्रुक भी बोलते हैं। तो ये जो है वो न्यूयॉर्क की स्टेट यूनिवर्सिटी है, जो एक न्यूयॉर्क जो स्टेट है उसका वन ऑफ पार्ट जो लॉन्ग आइलैंड है, उस पे एक स्टोनी ब्रुक जैसा एक काउंटी है, वहीं पे ये यूनिवर्सिटी है स्टोनी ब्रुक। सो मैं अभी जो पीएचडी कर रहा हूँ स्टोनी ब्रुक में कर रहा हूँ। So, ठीक है, हम लोग समझ चुके हैं कि आपका यूनिवर्सिटी कहाँ पे है और कैसे आप। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ऐसा है कि आपने यूएसए क्यों चुना पीएचडी करने के लिए? क्योंकि अब ऑप्शंस तो बहुत सारे होते हैं एक स्टूडेंट्स के पास, जो एक प्रोस्पेक्टिव पीएचडी स्टूडेंट है, जैसे यूरोप हो गया और बहुत सारी जगह पे है, ऑस्ट्रेलिया हो गया। लेकिन आपने यूएसए क्यों चुना अपनी पीएचडी करने के लिए? हाँ, अब रुक, तू यहाँ पे ऐसा बोल सकता है कि मतलब अपना इंटर्नशिप वगैरह तो इंक्लूड कर सकता है यहाँ पे, ठीक है? so for the मैं यूएससी क्यों ज्वाइन किया, मेरा कुछ ऐसा मोटिव नहीं था कि यूएससी ही आना है। जहाँ पे भी पीएचडी मिल जाता, जो अच्छी यूनिवर्सिटी है और ठीक है स्टाइपेंड दे रहे हैं, तो मैं चला जाता। तो मेरा वन ऑफ रीज़न था कि मेरा इंग्लिश उतना स्ट्रांग नहीं है। तो जितने यूनिवर्सिटी या जितने प्रोजेक्ट जिसमें कि इंग्लिश नहीं मांगते हो, यानी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपका जो यानी टोफल का स्कोर नहीं मांगते हो, तो मैं उस मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकता था। तो मैं हर वो जगह अप्लाई किया जहाँ पे जो मेरे इंटरेस्ट टाइप का था। मैं हर लोगों को मेल किया, या जो भी प्रोजेक्ट्स एडवर्टाइज हुए उस तरह के, जो जिस जिस तरह का जो मैं काम कर रहा था या जो मैं करने का सोच रहा था फ्यूचर में, अगर उस टाइप का था, मोस्ट जगह मैं अप्लाई किया हूँ। जैसे मैं ऑस्ट्रेलिया भी अप्लाई किया था, ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी। वहाँ पे एक प्रोजेक्ट था जो बहुत सिमिलर था जो मैं कर रहा था वहाँ पे। एक कुछ यूरोप में भी किया, लाइक ई टी ज्यूरी, जी एफ जेड, नॉर्वे का एन टी एन यू, और भी अलग जगह कॉलेजेस। और साथ साथ में यूएस भी किया था, वो यूएस के कॉलेजेस जहाँ पे आपको इंग्लिश के रिक्वायरमेंट नहीं होते, मतलब आपको टोफल का स्कोर सबमिट नहीं करना होता। तो जैसे यूटी यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास ऑस्टिन था, और एक स्टोनी ब्रुक था, और भी कॉलेजेस थे, पर वो लोग शायद उसमें ऐसा था कि शायद और साइंस या जो फील्ड में जो मैं करना चाहता था वो फील्ड नहीं था वहाँ पे, या जो प्रोफेसर थे वो शायद इंटरेस्टेड नहीं थे स्टूडेंट लेने के लिए। हाँ। तो मैं मुझे सिर्फ दो ही यूनिवर्सिटी यूएस में जो मिला था, जिसके प्रोफेसर भी थोड़े इंटरेस्ट थे और प्रोजेक्ट भी थोड़ा उन लोगों ने एडवर्टाइज किया था कि हम ले रहे हैं स्टूडेंट। तो मैं उन दोनों कॉलेजेस में अप्लाई किया था। तो यूएस थोड़ा प्रेफरेंस ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू दूसरे कॉलेजेस में, क्योंकि पहला कि यूएस का जो जो पीएचडी है, वो थोड़ा मुझे लगता है यूरोप और दूसरे या जो जगह से है वो थोड़े बेटर है सब, थोड़े मामले में। जैसे कि अगर आपका थोड़ा बैकग्राउंड उतना स्ट्रांग नहीं है कि लेटर जो आप जिस फील्ड में रिसर्च करना चाहते हो उसमें आपका थोड़ा वीकनेस रह गया, कि मतलब आप उतने अच्छे से स्टडी नहीं कर पाए अंडर ग्रेजुएट्स के टाइम, तो आप यूएस में वो लोग थोड़ा 1-2 साल तक मौका देते हैं कि आप अपना चीज़ें इनबिल्ड कर सको, अपना थ्योरी इनबिल्ड कर सको, अपना जो बैकग्राउंड एजुकेशन का है, जैसे कोर्सेज का इंफॉर्मेशन है वो थोड़ा अच्छे से बिल्ड कर पाओ। तो आप कोर्स भी इनटेक कर सकते हो, आपको टीचिंग का भी मौका ये लोग देते हैं। तो उससे आपका टीचिंग स्किल भी थोड़ा इम्प्रूव होगा अगर आपको फ्यूचर में अकेडमी में जाना है तो। और थोड़ा ये है कि आपको को रिस्ट्रिक्टेड प्रोजेक्ट नहीं होता है यूएस में आने के लिए। जैसे अगर आप यूरोप या कहीं कहीं किसी और जगह जाते हो तो आपको पहले से प्री डिफाइंड प्रोजेक्ट्स होते हैं, और आप जाते हो और उसी में काम करते हो, और इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आप दूसरे प्रोजेक्ट या अपने मन पसंदीदा चीज़ें बाद में कर सकते हो। अगर मान लो काम कर रहे हो, करते करते कुछ और इंटरेस्ट आ गया, तो आप वो भी चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहो तो यूएस में कर सकते हो, पर उधर नहीं कर सकते हो। तो ये सब थोड़े गुड चीज़ें था जो कि यूएस की तरफ प्रेफरेंस था।
तो मैं थोड़ा वेटेज दे रहा था कि यूएस की यूनिवर्सिटी अगर कोई मिल जाती तो यूएस के यूनिवर्सिटी में चला जाता। तो स्टोनी ब्रुक जो था वो किसी तरीक़ा से मिल गया, क्योंकि ये लोग ना तो इंग्लिश मांग रहे थे, और थोड़ा ऐसा था कि मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड थोड़ा शायद अच्छा था, जैसे कि मैं इंटर्नशिप जो था वो पहले समर इंटर्नशिप था वो फॉरेन में पहले भी कर चुका था। तो मेरे पास थोड़ा रिसर्च एक्सपीरियंस था, लाइक कि मैं कनाडा एक बार गया था 3 महीने के लिए, तो वहाँ पे एक अच्छा खासा रिसर्च किया था। फिर उसके बाद मैं टोक्यो गया था, तो वहाँ पे भी 1 डेढ़ साल रिसर्च किया था। 1 डेढ़ महीने 1 महीने के आसपास था, तो उन सब के थोड़ा बैकग्राउंड मेरे पास था, तो मुझे रिसर्च का एक्सपीरियंस थोड़ा अच्छा था, तो इसलिए शायद इन लोगों ने थोड़ा वेटेज मेरे ऊपर ज़्यादा दिया, और सिलेक्शन में थोड़ा शायद मुझे उन लोगों ने सिलेक्ट किया। तो जब मुझे यूएस मिल गया तो मुझे बस ये डिसाइड करना था कि इस कॉलेज में जाना है या नहीं, या फर्दर नेक्स्ट ईयर के लिए अप्लाई करना है, या यूरोप में कंटिन्यू करना है प्रोजेक्ट एप्लीकेशन। लाइक यूरोप में तो हर समय प्रोजेक्ट एडवर्टाइज होते रहते हैं, आप अप्लाई कर सकते हो। तो चूंकि मुझे मिल गया था, और लैब का जो जो मेरे जो सुपरवाइज़र थे वो भी थोड़े जो पॉसिबल जो सुपरवाइज़र होंगे वो काफ़ी अच्छा उनका रिसर्च था, और जो काम था वो बहुत इंटरेस्टिंग था, और जो मैं करना चाहता था वो था। तो मैं ज्वाइन कर लिया, तो मुझे लगा कि चलो ठीक है। और थोड़ा यूएस भी था, और बाद में अगर आपको फ्यूचर में मन करे कि एकेडमिया में नहीं रहना तो यूएस में आप इंडस्ट्री में जा सकते हो, पर यूरोप में थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो ये सब के कारण थोड़ा मैं स्टोनी चला है, और यूएस थोड़ा प्रेफरेंस है। ठीक है अमरजीत, हम हमें बहुत अच्छे से आपने बताया कि कैसे आप यूएसए तक आ गए आप आइसर के कॉलेज से। तो हमारा हाँ, तो मैं स्टूडेंट्स को ये बताना चाहूँगा कि अगर आपको अपने मास्टर्स के बाद अगर हायर स्टडीज़ परस्यू करना है, तो इंटर्नशिप वन ऑफ द मेन फैक्टर होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि आपको कैसे कॉलेजेस मिलेंगे अपने पीएचडी के लिए। सो ये आपने बहुत ही अच्छा किया बता के इस क्वेश्चन में कि इंटर्नशिप्स करना कितना ज़रूरी है, अगर आपको फ्यूचर में पीएचडी वगैरह परस्यू करना है तो। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जैसे अभी आपने बताया कि आपने सिलेक्ट कर लिया है स्टोनी में पीएचडी, तो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि अभी उसके बाद आपका जो काम है स्टोनी में जॉइन करने के बाद जो आपका पीएचडी का वर्क है, उसके बारे में आप हमें थोड़ा बताइए। थोड़ा-सा शॉर्ट में आप बता सकते हैं, आपके काम के बारे में जो आप अभी अपने पीएचडी में कर रहे हैं। सो जो मैं इवन जो मैं आइसर में जो भी कर रहा था, चूँकि मैं जियो साइंस में हूँ, तो मेरा जो मेन फील्ड है वो साइस्मोलॉजी है। तो उसमें क्या करते हैं कि हम लोग जो अर्थक्वेक जो होते हैं उसके जो सिग्नल्स होते हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं, और जो रिकॉर्डेड जो सिग्नल होते हैं अर्थक्वेक का, उससे हम इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं सब सरफेस का, मतलब कि अर्थ के नीचे कौन से मटेरियल हैं और क्या क्या चीज़ें हैं, मतलब कि कितना टेम्परेचर है, पॉसिबल टेम्परेचर, पॉसिबल रॉक्स कंपोजिशंस, और डिफरेंट जो रियोलॉजिकल जो प्रॉपर्टी होते हैं रॉक्स के, वो सब के बारे में हम स्टार्ट करते हैं। तो तो जो मेरा जो यूएस का जो प्रोजेक्ट्स है, जो मतलब पॉसिबल जो प्रोजेक्ट्स है, अभी तो प्रीडिफाइन है, पर वन ऑफ जो काम है वो है कि अंटार्कटिका में जो 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 आइस है, आइस का जो आप देखते हो आइस के जो वेरिएशंस है, थिकनेस विकनेस ये सब। तो हमारा जो अभी जो काम है कि जो ग्लेशियर जो, यानी जो अभी आप बोलते हो कि ग्लोबल वार्मिंग ये सब, तो हम लोग ये देखना चाहते हैं कि आइस पे उसका, यानी जो अंटार्कटिका के आइस है वो सब पे उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, और उसमें यानी जो आइस सीड्स है उसके सीजनल जो मंथली वेरिएशन किस टाइप के हो रहे हैं, और क्या उस पे यानी इफ़ेक्ट पड़ रहा है हमारे जो ग्लोबल वार्मिंग है, और जो और भी अदर जो एक्टिविटी जो हम लोग कर रहे हैं उसका। तो उसके लिए जो हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमारा जो स्टेशन जो है वो सेसोमीटर हम वहाँ पे जा कर के आ रहे हैं, और उसमें अर्थक्वेक और जो उनके जो सिग्नल्स हैं उनको रिकॉर्ड करके हम जो सब सरफेस का इमेज निकाल रहे हैं, और उसके साथ साथ हमारा जो इमेज ये भी बताएगा कि कितना अर्थ का यानी जो आइस का थिकनेस है, या सब सरफेस के अंदर क्या क्या है। तो उससे हम पता कर सकते हैं कि कितना आइस का थिकनेस है, और वो कैसे वैरी कर रहा है विद टाइम एंड विद स्पेसियल्स विद स्पेस। सो उसके उससे हम थोड़ा कोरिलेट कर पाएंगे कि क्लाइमेट ये सब का क्या इफेक्ट है, और साथ साथ में हम ये भी पता कर पाएंगे कि
जो आइस के सब सरफेस के अंदर क्या क्या है, मतलब जो अंटार्कटिका के जो कॉन्टिनेंट है उसके नीचे क्या क्या पॉसिबल्स मटेरियल और क्या क्या चीज़ें हैं। तो अभी तो मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि ये पॉसिबल्स प्रोजेक्ट्स हैं, और हम लोग थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे फ्यूचर में कि और आगे क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में। तो तो मैं अभी तक यही बोलूँगा कि हम लोग जो है मोस्टली अर्थ का सिग्नल्स है, या इवन जो नॉइज़ भी हम लोग रिकॉर्ड करते हैं सिग्नल के फॉर्म में, और उसको प्रोसेस करके हम साफ सरफेस जो मतलब पृथ्वी के जो इमेज है थोड़े क्रिएट करते हैं, और उससे पता करते हैं कि अलग अलग रॉक्स टाइप या और जो डिफरेंट डिफरेंट फीचर है वो क्या क्या दिख रहे बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है अमरजीत। मुझे आशा है कि ये हमारे फ्यूचर में जो भी पीएचडी करेंगे उन लोग को बहुत मोटिवेट करेगा ये सब। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि जैसे हम देखते हैं मोस्ट ऑफ द जो छोटे गाँव से जो लोग आते हैं, वो सारे लोग जॉब्स अपने ग्रेजुएट स्टडीज़ के बाद अपने बीएससी या एमएससी जो भी करते हैं, उसके बाद वो लोग मोस्टली जॉब के बारे में सोचते हैं, जो भी छोटे गाँव से लोग आते हैं। तो इसका वन ऑफ द मेन फैक्टर जो होता है कि उन लोगों को जल्दी सेटल होना है, जल्दी पैसा कमाना है। तो हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि पीएचडी में कितना कितना स्टाइपेंड है और कितना स्कोप है, मतलब जिससे कि हमारे छोटे गाँव से आने वाले लोग भी वो एक ऐसा चंक ऑफ मनी देखकर हायर स्टडीज़ को ऑप्ट कर सके। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि आपके पीएचडी के दौरान आपको कितना फेलोशिप मिल रहा है और आपको क्या स्टाइपेंड मिल रहा है? तो हाँ, जैसे जो मेरा जो पीएचडी का पहला जो बेनिफिट है कि मैं अंटार्कटिका जाऊंगा। सो इट्स लाइक कि दे यानी जो फंडिंग एजेंसी है वो लोग आपको फंड करेंगे अंटार्कटिका जाने के लिए, और जो दूसरे जहाँ पे भी आप फील्ड कर रहे हो, जो आप इंस्ट्रूमेंट लगा रहे हो, डाटा कलेक्ट कर रहे हो, तो उन सब चीज़ों के लिए आपको जो फील्ड करना होता है वो मोस्टली जो जो भी फंडिंग एजेंसी है वो लोग पैसे देते हैं। तो इससे है कि आप दूसरे दूसरे जगह जा सकते हो, इवन ऐसे जगह जा सकते हो जो लोग कभी सपने में सोचते हैं कि यहाँ जा सकते हैं। जैसे अंटार्कटिका वन ऑफ बहुत यूनिक प्लेसेस है जो लोग हार्डली जाते हैं, तो इट्स वन ऑफ बिग बहुत लोगों का अपॉर्चुनिटी। सपना होता है कि कभी ज़िंदगी में अंटार्कटिका जाए एक बार, जो किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया, वो जाके देखे, उसकी बर्फ को एक बार छू सके। हाँ, सो वन ऑफ है कि आप फील्ड वूल्ड में जा सकते हो, तो एक तो ये सब बेनिफिट है। और दूसरा है कि जो पीएचडी में जो स्टाइपेंड्स हैं, तो अगर आप इंडिया का बात करो तो इंडिया में तो उतने स्टाइपेंड नहीं है मुझे लगता है जितने आप जॉब वूब में कमा सकते हो। पर अगर आप इंडिया के बाहर आते हो तो इंडिया के बाहर चूंकि वो लोग आपको डॉलर में पे करते हैं तो वो अमाउंट थोड़ा ज़्यादा लगता है, पर फिर भी वो भी उतना अमाउंट नहीं है जितना एक जॉब में आप कमाते हो। पर आप एक इंडियन जॉब मतलब एक किसी गवर्नमेंट जॉब और पीएचडी बाहर में कंपेयर करते हो, तो दोनों के इट्स लाइक कि एक्विवेलेंट टाइप के पैसे हो जाते हैं। तो आपको जॉब में थोड़े ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपको चीज़ें करके दिखाना पड़ता है, और आपने अपने मन पसंदीदा चीज़ें भी नहीं करते हो। लेकिन जब पीएचडी में हो तो आप एक स्टूडेंट, यूएस में तो खासली आप खास करके आप एक यूएस स्टूडेंट जैसे ट्रीट होते हो। तो मतलब आपको थोड़े 4-5 साल ज़्यादा मिलते हैं जो कि स्टूडेंट लाइफ एंजॉय करने का, एज़ कम्पेयर टू जब आप जॉब में जाते हो तो आप मोस्टली कॉर्पोरेट लाइफ में चले जाते हो, और आपका अपना जो स्टूडेंट लाइफ है वो बहुत चला जाता है, जो कि एक बहुत अलग चीज़ है। और साथ में कि जो पैसे होते हैं, तो मोस्ट ऑफ जो यूएस जो यूनिवर्सिटी है, मुझे लगता है कि आफ्टर टैक्सेस वो लोग आपको $2000 से ऊपर देते हैं। मतलब टैक्स उक्स काट उठ के इन हैंड सैलरी होते हैं, वो $2000 से तो ऊपर ही देते हैं। आप जितने अच्छे कॉलेज में जाओगे उतना ज़्यादा सैलरी होगा। तो चूँकि मैं उतने टॉप कॉलेज आईवी लीग या स्टैनफोर्ड या हार्वर्ड जैसे कॉलेज में नहीं हूँ, तो उतने पैसे तो नहीं मिलते। पर मुझे भी $2000 से ऊपर मिलते हैं। तो अब डिपेंडिंग ऑन कि आपका कैसा एक्सपेंसेस है, मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस है तो आपको तो उतने पैसे सेव नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपका थोड़ा एक्सपेंसेस कट करते हो, आपका उतना एक्सपेंसेस नहीं ले, रिज्यूम कि आप वन बेडरूम अपार्टमेंट में रह रहे हो, एक अपना रूम है और शेयर कर रहे हो, तो आपको मोस्टली है कि $1000 में मिल जाएगा। फिर बाकी है कि $200-300 आपके खाने पीने का हो गया, और नेटवर्क बिल और ये सब हो गया, और बाकी मान लीजिए कि $200-300 आपका अपना कुछ एक्सपेंसेस है, मान लिया हर महीने घूमने कहीं जा रहे हो या कुछ और है, फिर भी आप समथिंग $500-600 के आसपास में सेव कर सकते हो अगर आप थोड़ा ज़्यादा करोगे तो।
ज़्यादा भी कर सकते हो, अगर आप ज़्यादा एक्सपेंसेस कर रहे हो तो कम भी ये नहीं सेव कर पाओगे। तो मतलब ऐसा है कि आप ठीक ठाक लाइफ जी करके भी थोड़े एक गुड अमाउंट ऑफ मनी सेव कर पाते हो पीएचडी में, जितना कि आप जॉब में कमा पाते हो। मतलब अगर आप मान लीजिए गवर्नमेंट जॉब है जो ग्रुप डी कर रहा है, तो उसमें आपको मोस्टली 50,000 के आसपास सब चीज़ मिला उला के मिलते हैं। लेकिन आप अगर डॉलर में कमा रहे हो तो इवन 400-500 डॉलर भी इक्विवेलेंट मनी के आसपास में हो जाते हैं, $500। सो इट्स लाइक कि हाँ ठीक है, लेकिन आप एक है कि पी स्टूडेंट लाइफ है और दूसरा पीएचडी है जो कि आप अपने इंटरेस्ट के अनुसार चीज़ें करते हो और उतना बहुत फोर्सफुली नहीं होता चीज़ें, जैसे जॉब में आपको है एक डेडलाइन टाइप का कुछ होता है। तो पर पीएचडी भी थोड़ा एक काम जैसे ही है, आपको भी थोड़ा बहुत डेडिकेटेड होकर चीज़ें करना पड़ता है। पर यह है कि आप अपने इंटरेस्ट के साथ करते हो तो थोड़ा आपका मन लगा रहता है। और बाकी डिफरेंट जो चीज़ें मिलते हैं जैसे कि फील्ड ट्रिप पे जाना या वो सब एक्सपोज करना, तो वो सब है जो कि अदर बेनिफिट है जो कि आप पीएचडी के दौर कर सकते तो बहुत ही अच्छा लगा अमरजीत, जैसे आपने अपनी आइसर के बाद की जो जर्नी हमें बताई है, जैसे यूएसए आने के बाद की। तो कैसे आप वहाँ पे गए, कैसे आप काम कर रहे हैं और कितने आपको स्टाइपेंड और फेलोशिप मिल रही है। तो मैं चाहूँगा कि अभी आप यही सब थोड़ा-सा अ सॉरी, मैं चाहता हूँ कि आप यही सब अपने जैसे छोटे गाँव से आने वाले बच्चों को थोड़ा-सा मोटिवेट कीजिए और उनको बताइए कि और उनको कुछ एडवाइस दीजिए, जैसे जिससे कि वो भी अ, आप जैसे आगे चलकर फ्यूचर में हायर स्टडीज़ के लिए ऑप्ट करें और आपके जैसे ही बाहर जाकर इंडिया का नाम रोशन कर पाएँ। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो छोटे गांव के जो लोग होते हैं, जो स्पेशली जो गांव में जो पले बड़े होते हैं, उनका यही होता है कि उतना वो डेडिकेटेड नहीं होते चीज़ों के लिए, क्योंकि उन्हें कोई बताने वाला नहीं होता है कि कैसे आगे उनका लाइफ चेंज होगा या क्या क्या चीज़ें उनको इन्फ्लुएंस कर पाएगी। तो जो आप जो गांव में होते हैं वो मोस्टली वही चीज़ें सीखते हैं जो आप आसपास से चीज़ें लर्न करते हो। तो क्या होता है कि जब आप गांव में होते हो तो मोस्ट ऑफ लोग जो होते हैं वो मोस्टली मजदूरी करते हैं, तो उन्हें भी लगता है कि मजदूरी ही उनका फ्यूचर है। पर अगर आप अच्छे से चीज़ें करते हो या सोचते हो कि आगे क्या करना है, थोड़ा डेडिकेटेड होकर पढ़ाई वढ़ाई करते हो, तो आई थिंक आप एक गुड अमाउंट ऑफ टाइम अपना एक अच्छे एजुकेशन, मतलब कि आप दिल से पढ़ाई वढ़ाई करते हो, तो आप थोड़ा एक अच्छा कर सकते हो। क्योंकि गवर्नमेंट भी आपको बहुत हेल्पफुल करती है बहुत सारी चीज़ें में। जैसे कि अगर मान ले कि किसी को प्रॉब्लम हो रहा है, प्राइवेट स्कूल नहीं जा पा रहे, तो गवर्नमेंट स्कूल भी है जो आपको यानी विदाउट फी वो इनिशियल स्टडी कराती है, मतलब जो सेकेंडरी है या हायर एजुकेशन यानी मतलब जो हाई स्कूल्स है ये सब। तो उसमें भी लोग अच्छे से पढ़ाते उढ़ाते हैं, पर आपको थोड़ा उसमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू कि आप दूसरे बुरे लत से ना फंसो। जैसे गांव में है कि बहुत सारे छोटे छोटे बुरे लत है, जैसे कभी आप जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कि यानी गेम खेलते हैं, जैसे कि क्रिकेट हो गया। क्रिकेट भी खेलना इंपॉर्टेंट है, अगर आपको उसमें भी इंटरेस्ट है तो आप भी उसको खेलो, पर साथ साथ में आप पढ़ाई पे भी फोकस दो। पर ऐसा नहीं कि आप पूरा दिन ही उसमें बर्बाद कर रहे हो, पढ़ाई वढ़ाई पे कुछ ध्यान नहीं दे रहे हो और ना ही दूसरे बुरे लतों में पड़ रहे हो। जैसे कि मान लीजिए कि गांव में कभी क्या होता है कि बहुत सारे लोग जुआ खेलने का हो जाता है, तो बहुत सारे लोग जुआ खेलने लगते हैं। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि मेरा जो 10th था वो पूरा जुआ में बर्बाद हो गया, क्योंकि मैं पूरे ईयर ही जुआ खेल रहा था अनटिल मैं 10th के लास्ट में पहुंचा, जब मुझे होश आया कि अब कुछ करना पड़ेगा बाहर से, नहीं तो मेरा पूरा यानी बोर्ड ही में शायद मैं फेल हो जाता। तो मैं ये कहूँगा ये जो छोटे छोटे जो बुरे लत होते हैं, जुआ खेलने का लत कभी लग जाता है, क्योंकि ये सब बहुत गांव में आम है लोगों को लगना, क्योंकि हाँ, लोग यही सब चीज़ें करते हैं, तो बहुत चांसेस है कि ये सब चीज़ें उनको लग जाए, जुआ खेलना या कुछ और जो बुरी लतें होते हैं वो सब। तो मुझे लगता है आप थोड़ा ये सब से दूरी बना के रखो और थोड़ा अपने पढ़ाई वढ़ाई पे भी फोकस करो। अगर आप थोड़ा डेडिकेटेड हो के थोड़ा अपना एक एक पार्ट ऑफ टाइम अपने मन से पढ़ाई वढ़ाई करते हो, फिर उसके बाद में बहुत सारे ऑप्शन अपने आप खुलने लगती है। जैसे जैसे जो मेरे केस में था कि मेरे पास भी बहुत सारे ऑप्शन नहीं थे इनिशियली में, लेकिन जब आप जैसे मैं 9 से 10th में गया, 10th में मेरे थोड़े ठीक ठाक मार्क्स आ गए, तो मुझे तो मालूम भी नहीं था जेई क्या होता है।
पर आप जब चीज़ें जब आप अच्छा करते हो तो उसी के साथ आपको एक अगला जो स्टेप होता है वो भी थोड़ा अच्छा होने लगता है। जैसे कि मैं जेई के एक इंस्टीट्यूट में चला गया जो कि हाईली अनएक्सपेक्टेड था, मैं सोचा भी नहीं था कि उधर जाऊंगा, मैं फ्यूचर भी वो एज्यूम नहीं किया था। पर जब आप वहाँ जाते हो तो फिर उसके बाद में आगे भी थोड़ा आप ज़्यादा थोड़ा एक अलग सोसाइटी या अलग इसमें चले जाते हो जहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें ऑप्शन आपके पास आने लगता है, तो आपको मालूम होता है अच्छा ये भी चीज़ें कर सकते हो। तो ये है कि आप इनिशियली थोड़ा ध्यान दो पढ़ाई वढ़ाई पे, थोड़ा जो छोटे जो स्कूल्स हैं जो भी है जहाँ पे भी आप जा रहे हो, आप पढ़ने के बाद जब घर आ रहे हो तो थोड़ा आप अपना टाइम उस पर इन्वेस्ट करो और साथ साथ में खेल उल करो। फिर उसके बाद में फिर आप इसी तरीके से आप अगर जब इनिशियल आप पढ़ाई अच्छे करते हो तो फिर आपको हायर स्टडी मतलब आप जब 11वीं 12वीं में जाते हो तो भी थोड़ा आपका अच्छा हो जाता है। तो किसी कारण से मान लिया आप एक अच्छे एग्ज़ाम क्रैक वैक कर पाओ तो आप एक अच्छे कॉलेज में चले जाते हो। जब एक अच्छे कॉलेज में जाते हो तो वहाँ पे बहुत सारे लोग जो कॉम्पिटिटिव लोग होते हैं बहुत अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, तो आप उनसे बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर यानी उनके जो आइडिया या उनके जो इंफॉर्मेशन होते हो उनसे लेते हो और फिर आप और भी बड़े रेंज में एक्सप्लोर करते हो। तो मुझे ये लगता है कि आप अगर इनिशियल में थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान देते हो और बुरे लतों से थोड़ा दूर रहते हो तो आप धीरे धीरे स्टेप कर लेते लेते आप भी एक अच्छा जगह पहुंच सकते हो एज कम्पेयर टू जो कि लोग सोचते हैं कि नहीं हो सकता है। तो मैं तो कहता हूँ आप थोड़ा ट्राई व्राई करिए और थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान वान दीजिए। और बाकी तो इट्स लाइक कि आप बाकी तो अपना है ही कि सब थोड़ा लक का गेम है। मेरे साथ भी कुछ लक काम चल गया, मैं नहीं बताऊंगा क्या क्या। इट्स ओके, चलो रहने देते हैं। दे एक और क्वेश्चन छोटा सा, okay. ठीक है? तो अमर जी, मैं एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा। जैसे ट्रायल के बाद जो होता है, मैंने देखा है कि मैंने खुद से देखा है आप कि आप सर आपके स्टेट गवर्नमेंट ने आपको बहुत हेल्प किया, जो कि वन ऑफ द मेन फैक्टर था आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम जिससे सॉल्व हुए हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे ऑडियंस को ये बताएँ कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम उतना अ, आपके बीच में नहीं आएगा अगर आप सही में हायर स्टडीज़ को हायर स्टडीज़ को लेकर सीरियस हो, तो आपको गवर्नमेंट भी बहुत हेल्प करती है, आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में। तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा बताइए हमारे इस ऑडियंस को उसके बारे में भी। अपने ट्रायल के बाद जैसे आप ज ट्रायल के बाद आपको कैसे हेल्प की आपके स्टेट गवर्नमेंट ने फीस-वीस के मामले में? मेरा मेरे साथ तो मेन जो मुझे लगता है मेरा हमेशा का जो प्रॉब्लम था वो मोस्टली फाइनेंशियल प्रॉब्लम था एज़ कम्पेयर टू और दूसरे रिसोर्सेज होते हैं जैसे मतलब कि और जो बैकग्राउंड से इंफॉर्मेशंस होते हैं। तो मेरा जो मेन प्रॉब्लम था वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम था कि कैसे आगे जाना है या कौन से इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है जहाँ पे उतने फ़ी नहीं लग रहे हैं या गवर्नमेंट हेल्प करती है। तो ऐसा है कि मुझे लगता है कि फाइनेंस उतना कभी आपके बीच में ऑब्स्ट्रकल नहीं बनता है अगर आप थोड़ा एक अच्छे स्टूडेंट हो तो, और थोड़ा अगर आप पहले थोड़ा मेहनत उन्नत किए हो तो। क्योंकि मैं एक बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं एक ये समझता हूँ कि मैं थोड़ा टाइम पे मेहनत उन्नत कर लेता हूँ। मैं थोड़ा एक हार्ड वर्किंग स्टूडेंट हूँ क्योंकि मेरे फैमिली मज़दूरों की फैमिली है तो सब हार्ड वर्किंग ही है। तो मैं हार्ड वर्क कर लेता हूँ पर मैं ये नहीं कि मेरे अंदर बहुत इंटेलिजेंस है, मैं चीज़ों एकदम बहुत तुरंत भर में आइडिया वाइडिया आ जाते हैं, वो मेरे अंदर नहीं है। पर ये है कि मैं हार्ड वर्किंग हूँ, तो आप अगर हार्ड वर्किंग हो थोड़ा अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई करते हो तो बहुत सारे ऑप्शन आपके पास आते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ कि मेरे स्टेट का ही बोलते हैं तो जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाते हो तो मोस्ट ऑफ अगर आप इंजीनियरिंग नहीं करते हो अगर आप बेसिक साइंस करते हो तो इंस्पायर आपको फेलोशिप देती है। और वो फेलोशिप 5000 के आसपास होते हैं पर मंथ। तो अगर आपको 5000 पर मंथ मिल रहा है तो इट्स लाइक कि आप अपना एक्सपेंसेस तो मोस्टली कवर कर ही सकते हो, मतलब खाना हो गया, रहना हो गया, या जो भी एक्सपेंसेस होते हो। और बाकी जो है कि मतलब जो बोलते हैं कि आप फ़ी पे नहीं कर सकते हो। पर जैसे मेरे फैमिली तो कभी फ़ी पे नहीं कर पाती जिस कॉलेज में था। इवन जो कॉलेज का फ़ी उतना नहीं था, समथिंग 40,000 पर सेमेस्टर था। पर वो भी मेरे फैमिली के लिए बहुत था क्योंकि मेरे फैमिली अगर आप सोचो कि जो साल में ही 60 70 80 हज़ार कमा रहे हो कैसे 40,000 दो सेमेस्टर में देंगे 80 हज़ार। सो इट्स नॉट पॉसिबल। पर आपके पास बहुत सारे चीज़ें हैं जो कि आपको फंड करते हैं या आपको अगर आप थोड़ा
मेरिट स्टूडेंट हो तो वो लोग भी थोड़ा इनक्रेज करते हैं। जैसे कि जो बिहार में है तो बिहार गवर्नमेंट आपको लोन देती है जो कि इंटरेस्ट फ्री होते हैं, समथिंग 4 लाख तक कि आप अपना एजुकेशन में आप उसको ले सकते हो और आप हायर स्टडी के लिए परस्यू कर सकते हो उस पैसे से। और वो जो होते हैं वो लोन यानी होते हैं वो उसके लिए आपको कोई कोलेटरल सबमिट नहीं करना होता है। बाद में आपको कुछ इंटरेस्ट नहीं होता उस पर उतना ज़्यादा, शायद 4% या समथिंग लाइक दैट। और बाद में और वो भी आप जब रीपेमेंट स्टार्ट करते हो तो, और अगर मान लिया आपको फ्यूचर में नौकरी वोकरी नहीं लगा तो आप बाद में उसको माफ़ भी करवा सकते हो। इट्स लाइक कि आप पे भी नहीं कर सकते हो अगर आप उतना एलिजिबल नहीं हो पाते पे करने के लिए। तो आपको हेल्पफुल वो लोग गवर्नमेंट करती है, मतलब कि आपको स्कॉलरशिप देती है या लोन के थ्रू फंड करती है या किसी और तरीके से फंड करती है। जैसे एमपी जो मध्य प्रदेश की जो गवर्नमेंट है वो तो पूरे फुल ट्यूशन फ़ी ही आपको पे कर देती है जिस कॉलेज में आप जा रहे हो उसके। अगर जैसे जो मेरा रूममेट था वो एमपी से था, वो भी उतने रिच फैमिली से नहीं है, तो उसने उसको भी उसके जो गवर्नमेंट थी उसको फंड कर रही थी। तो इट्स लाइक कि हर गवर्नमेंट किसी न किसी तरीके से आपको फंड करती है। आप बस इतना होना चाहिए कि आप एक हार्ड वर्क के स्टूडेंट हो, थोड़े हार्ड वर्क स्टार्ट में करो, फिर बाद में आपको स्कॉलरशिप या किसी और तरीक़ा से आपको लोग या गवर्नमेंट इनकरेज करते हैं और आपको किसी तरीक़े से हेल्प ज़रूर ही मिल जाती है और आप एक हायर स्टडी कर सकते हो, इवन आप एक फाइनेंशियली वीकर स्टूडेंट होते हो तब भी। ठीक है, थैंक यू अमरजीत, आपने बहुत ही अच्छा मोटिवेट किया हमारे ऑडियंस को। जो भी देख रहा है इस वीडियो को, जो भी प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स है जो आगे चलकर फ्यूचर में हायर स्टडीज ऑप्ट करने वाले हैं, उनके लिए यही चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो, आप हार्ड वर्किंग हो और आप मोटिवेटेड हो हायर स्टडीज परस्यू करने के लिए, तो आपके आगे फैमिली बैकग्राउंड आपका फाइनेंशियल कंडीशन, ये कभी भी एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल बन के नहीं आएगा। अगर आप सही में हार्ड वर्किंग हो तो आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने स आपका कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो ही जाएगा।